हम इंसान ना अक्सर ये मानते हैं कि दवाएं बिल्कुल एक स्नाइपर राइफल की तरह काम करती हैं। मतलब एक सटीक निशाना लगाया, एक गोली चली और बस बीमारी खत्म। हाँ, वो जैसे कोई हड्डी टूटती है तो एक्सरे में दरार साफ दिखती है और हम प्लास्टर चढ़ाकर उसे ठीक कर देते हैं। एकदम सीधा गणित। बिल्कुल। लेकिन जब हम फार्माकोलॉजी यानी दवाओं की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं ना, हम्म, तो ये सीधा और सरल लगने वाला गणित पूरी तरह से उलझ जाता है। खास तौर पर तब जब इंसान की जान बचाने वाली दो अलग-अलग दवाओं को एक साथ शरीर में भेज दिया जाए। और यही तो सबसे खतरनाक हिस्सा है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में या कह लें इस डीप डाइव में हम जिस दस्तावेज का विश्लेषण करने वाले हैं उसका नाम है द फार्माकोलॉजिकल क्रॉनिकल्स, अ टेल ऑफ टॉक्सिक अलायंसेस। इस चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे पूरी तरह से सुरक्षित और जीवन रक्षक दवाएं जब एक साथ मिलती हैं तो वे अनजाने में शरीर के अंदर एक विनाशकारी खुफिया जंग छेड़ सकती हैं। इस नई डीप डाइव में सभी श्रोताओं का स्वागत है। शुक्रिया। और ये सच में चिकित्सा विज्ञान का सबसे जटिल और दिलचस्प पहलू है। मतलब हम अक्सर शरीर को एक मशीन मान लेते हैं ना, जैसे कोई गाड़ी हो जिसमें पार्ट्स बदल दिए। लेकिन असल में ये एक बेहद संवेदनशील और हमेशा प्रतिक्रिया देने वाला इकोसिस्टम है। एक जीता जागता पारिस्थितिकी तंत्र। बिल्कुल। जब एक दवा शरीर में जाती है तो वो सिर्फ बीमारी से नहीं लड़ती, वो शरीर के पूरे रासायनिक माहौल को ही बदल कर रख देती है। और आज का हमारा मिशन भी यही है कि हम उन टॉक्सिक अलायंसेस या कह लें घातक गठबंधनों के पीछे के विज्ञान को डिकोड करें। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे एक दवा दूसरी दवा के लिए एक खतरनाक जमीन तैयार करती है, और ये सब सेलुलर लेवल पर यानी कोशिकाओं के स्तर पर कैसे होता है ना। एकदम सही। और इसे समझने के लिए हमें शरीर को सिर्फ अंगों का समूह नहीं मानना है। तो क्या माने, मतलब कैसे कल्पना करें इसकी? मान लीजिए कि एक बड़ा महानगर है जिसकी अपनी एक अर्थव्यवस्था है, अपने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हैं और अपनी सुरक्षा प्रणालियां भी हैं। ओह अच्छा। तो उदाहरण के लिए जैसे किडनी है, उसे हम किडनी सिटी कह सकते हैं। मतलब शरीर का सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। बिल्कुल, किडनी सिटी एक बहुत ही बढ़िया नाम है। और हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत भी इसी किडनी सिटी से होती है, जहां हमारी मुलाकात एक बेहद शक्तिशाली योद्धा से होती है। और वो योद्धा कौन है? वो है जनरल फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड? मतलब जो बाढ़ का पानी निकालता है? हाँ, इसे मेडिकल भाषा में लूप डाययूरेटिक कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर होता है या फेफड़ों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिसे हम पल्मोनरी ईडिमा कहते हैं, तो शरीर एक तरह से बाढ़ की स्थिति में होता है। तो ऐसे में जनरल फ्यूरोसेमाइड को बुलाया जाता है। बिल्कुल, ये एक आपातकालीन स्थिति होती है। ये दवा किडनी के एक खास हिस्से पर काम करती है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये वहां मौजूद सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है। ये थोड़ा तकनीकी हो गया। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में कहें तो ये जनरल सीधे किडनी को आदेश देता है कि वो शरीर से भारी मात्रा में नमक और पानी को जबरदस्ती बाहर निकाल दे, बाढ़ को खत्म कर दे। बाप रे! मतलब यहाँ तक तो ये दवा एकदम एक रक्षक की तरह काम कर रही है, इंसान को डूबने से बचा रही है। हाँ, लेकिन इस दस्तावेज में असली चेतावनी तब सामने आती है जब इस जनरल फ्यूरोसेमाइड की मुलाकात द एमिनोनाइट्स से होती है। द एमिनोनाइट्स? ये कौन है? यह है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, जैसे कि जेंटामाइसिन या एमिकासिन। अच्छा, तो जब शरीर पर किसी बहुत ही खतरनाक या जिद्दी बैक्टीरिया का हमला होता है, तब ये एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ना? बिल्कुल, और यहीं पर वो पहला घातक गठबंधन बनता है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स अपने आप में ही कानों के लिए थोड़े हानिकारक माने जाते हैं, लेकिन जब उन्हें फ्यूरोसेमाइड के साथ दिया जाता है तो खतरा बढ़ जाता है। कई गुना बढ़ जाता है। इसके पीछे का जो कारण है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म है। हमने अभी बात की कि फ्यूरोसेमाइड किडनी में आयनों के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। हाँ, वो जो लूप ऑफ हेनले वाला हिस्सा था। सही, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वही सेम ट्रांसपोर्टर बिल्कुल वैसा ही कान के अंदरूनी हिस्से में भी मौजूद होता है, जिसे स्ट्रिया वेस्कुलरिस कहते हैं। एक मिनट रुको, तो इसका मतलब है कि जो दवा किडनी पर असर करने के लिए बनाई गई थी, वो अनजाने में कानों के अंदर के रासायनिक संतुलन को भी छेड़ रही है। सटीकता से कहा जाए तो यही होता है।
ये जो स्ट्रिया वेस्कुलरस है ना, ये कान की एक तरह की बैटरी है जो सुनने की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाए रखती है। और फ्यूरोसेमाइड इस बैटरी को खराब कर देता है? हाँ, वो इस बैटरी के संतुलन को बिगाड़ देता है। ये कान के ब्लड लैब्रिंथ बैरियर की पारगम्यता को, यानी उसके आर पार जाने की क्षमता को बढ़ा देता है। एक तरह से ये कान की सुरक्षा दीवारों को कमजोर कर देता है। चलिए इसे समझते हैं। मतलब मैं जो सोच रही हूँ ये तो ऐसा हुआ जैसे दो अलग-अलग सेनाएं एक ही अंधेरी सुरंग से गुजर रही हों और उनके बीच कोई तालमेल न होने के कारण वे अपने ही शहर के सबसे महत्वपूर्ण संचार टावर को अब बम से उड़ा दें। बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। वो संचार टावर यहाँ हमारा कॉक्लियर टावर है। तो फ्यूरोसेमाइड ने कान के दरवाजे तोड़े और अगर ठीक उसी समय जेंटामाइसिन जैसी भारी भरकम एंटीबायोटिक खून में मौजूद है तो वो आसानी से कान के उस नाजुक हिस्से में प्रवेश कर जाएगी और अंदर घुसकर वो सीधे हेयर सेल्स पर हमला करती है। ये वही हेयर सेल्स है ना जो ध्वनि तरंगों को पकड़कर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं और दिमाग तक भेजते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। जेंटामाइसिन कान के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का निर्माण करती है जो एक तरह के फ्री रेडिकल्स हैं और ये उन हेयर सेल्स को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। हो, और जहां तक मुझे पता है इंसानों में ये हेयर सेल्स एक बार नष्ट हो जाएं तो वे कभी दोबारा नहीं उगते। कभी नहीं। इसका मतलब है कि हमेशा के लिए सुनने की क्षमता का चला जाना, जिसे हम ओटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। बाप रे, ये तो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। दो दवाएं खून में तैर रही हैं, एक ने दरवाजा खोला और दूसरी ने अंदर घुसकर संचार व्यवस्था को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। हमेशा के लिए सन्नाटा। इसीलिए चिकित्सा विज्ञान में ये एक बहुत ही सख्त नियम है कि किसी बहुत ही असाधारण आपातकाल के बिना लूप डाययूरेटिक्स और एमिनोकाइकोसाइड्स को कभी एक साथ नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये तो हुई कानों की तबाही। लेकिन ये दस्तावेज हमें बताता है कि जनरल फ्यूरोसेमाइड का प्रभाव केवल कानों तक सीमित नहीं है। जब ये शरीर से बाढ़ का पानी बाहर निकालता है तो ये अपने साथ कुछ और भी बाहर खींच ले जाता है। हाँ, और उसका सीधा असर शरीर के सबसे महत्वपूर्ण इंजन पर पड़ता है, यानी हमारे दिल पर। तो कानों के बाद अब दिल पर क्या असर होता है? यहाँ हम बात कर रहे हैं पोटेशियम की। जब फ्यूरोसेमाइड किडनी से पानी और सोडियम निकालता है ना, तो उसके साथ साथ भारी मात्रा में पोटेशियम भी शरीर से बाहर बह जाता है। अच्छा, तो शरीर में पोटेशियम का स्तर तेजी से गिरता होगा? बिल्कुल। इस स्थिति को हाइपोकैलीमिया कहा जाता है। सामान्य तौर पर पोटेशियम की कमी से सिर्फ मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है या थोड़ी कमजोरी आ सकती है। लेकिन अगर कोई मरीज कोई खास दवा ले रहा हो तो ये बड़ा संकट बन जाता है ना? हाँ, अगर मरीज डिगॉक्सिन नाम की दवा ले रहा हो तो ये पोटेशियम की कमी एक जानलेवा संकट में बदल सकती है। डिगॉक्सिन? ये दवा तो उन मरीजों को दी जाती है जिनका दिल कमजोर होता है, ताकि दिल की धड़कन को मजबूती मिल सके। सही कहा मैंने? एकदम सही। लेकिन क्या दिल के पास कोई सुरक्षा प्रणाली नहीं होती? मेरा मतलब है डिगॉक्सिन और पोटेशियम के कम होने का आपस में क्या वैज्ञानिक संबंध है? पोटेशियम के जाने से दिल का गार्ड कैसे प्रभावित होता है? इसे समझने के लिए हमें दिल की मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर झांकना होगा। इन्हें कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं। इन कोशिकाओं की सतह पर एक बेहद महत्वपूर्ण पंप होता है जिसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप कहते हैं। अच्छा, तो ये पंप क्या करता है? ये पंप दिल की हर धड़कन के बाद कोशिका के अंदर और बाहर आयनों का संतुलन बनाता है। अब यहाँ डिगॉक्सिन का काम आता है। डिगॉक्सिन का काम है इस पंप से जुड़ना और इसे आंशिक रूप से धीमा करना। धीमा करना? उससे क्या फायदा होगा? जब ये पंप धीमा होता है तो कोशिका के अंदर कैल्शियम जमा होने लगता है और यही वो कैल्शियम है जो दिल को अधिक ताकत से धड़कने में मदद करता है। रुको, मुझे सोचने दो। डिगॉक्सिन उस पंप से जुड़ता है और वो पंप मुख्य रूप से पोटेशियम को अंदर लाने का काम करता है। क्या इसका मतलब ये है कि डिगॉक्सिन और पोटेशियम उस पंप पर एक ही जगह यानी एक ही कुर्सी पर बैठने के लिए आपस में लड़ रहे हैं? यही तो पूरी समस्या की जड़ है। उन दोनों के बीच एक तगड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। जब शरीर में पोटेशियम सामान्य मात्रा में होता है तो वो डिगॉक्सिन को उस पंप पर पूरी तरह से हावी नहीं होने देता। मतलब पोटेशियम एक तरह से गार्ड का काम कर रहा है, वो डिगॉक्सिन के असर को कंट्रोल में रखता है। बिल्कुल,
एक सुरक्षित सीमा के भीतर बांध कर रखता है। तो जब हमारे उस जनरल फ्यूरोसेमाइड ने शरीर से सारा पोटेशियम ही बाहर निकाल दिया, तब तो डिगॉक्सिन से लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। पोटेशियम के हटते ही जो हमारा कैप्टन डिगॉक्सिन है वो बेलगाम हो जाता है। वो भारी संख्या में इन सोडियम पोटेशियम पंप्स पर कब्जा कर लेता है और उन्हें पूरी तरह रोक देता है। ओहो, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप कोशिका के अंदर कैल्शियम का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। दिल जो पहले सिर्फ थोड़ा ताकत से धड़क रहा था, वो अब इस कैल्शियम के ओवरलोड की वजह से बौखला जाता है। बाप रे, और दिल की धड़कन की लय पूरी तरह से बिगड़ जाती होगी। हाँ, दिल बहुत तेज या बेतरतीब ढंग से धड़कने लगता है। इसे ही एरिथमिया या डिजिटालिस टॉक्सिसिटी कहते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक डॉक्टर ने दिल को सहारा देने के लिए डिगॉक्सिन दी, उसी डॉक्टर ने फेफड़ों का पानी निकालने के लिए फ्यूरोसेमाइड दी। फ्यूरोसेमाइड ने दिल को छुआ तक नहीं। बिल्कुल नहीं छुआ। उसने बस डिगॉक्सिन के इकलौते नियंत्रक यानी पोटेशियम को रास्ते से हटा दिया और एक जीवन रक्षक दवा एक जानलेवा रसायन में बदल गई। यही वो कारण है जिसकी वजह से आईसीयू में या गंभीर मरीजों में हर एक इलेक्ट्रोलाइट पर बारीकी से नजर रखना जरूरी होता है। कोई भी दवा खालीपन में काम नहीं करती। अभी तक हमने जिन दवाओं की बात की वे बहुत ही विशिष्ट और गंभीर बीमारियों के लिए दी जाती हैं, लेकिन दस्तावेज के अगले हिस्से में बात कुछ ऐसी दवाओं की होती है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना कुछ सोचे समझे खा लेते हैं। हाँ, आप दर्द निवारक गोलियों की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, एनएसएड्स यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे इब्यूप्रोफेन या डिक्लोफेनाक। अब तक हमने देखा कि दो ताकतवर दवाएं मिलकर कैसे अनजाने में नुकसान करती हैं, लेकिन यहाँ से कहानी में एक पॉलिटिकल सैबोटाज यानी राजनीतिक विश्वासघात का एंगल आता है। सही कहा। ये द पेन ईटर्स हैं। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं। सिर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या बुखार, लोग इन्हें तुरंत पॉपटर लेते हैं। तो ये पेन ईटर्स क्या पंगा खड़ा करते हैं? जब कोई ऐसा मरीज ये दर्द निवारक गोलियां लेता है जो पहले से ही पानी निकालने वाली दवाएं यानी ड्यूरेटिक्स ले रहा है, तो शरीर के अंदर एक तरह का स्ट्रक्चरल सैबोटाज शुरू हो जाता है, बुनियादी ढांचे का विश्वासघात। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दर्द निवारक गोलियां और किडनी की दवाओं के बीच ये टकराव कैसे हो सकता है? इसके पीछे जो मुख्य रसायन काम करते हैं उन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहा जाता है। जब शरीर के किसी हिस्से में चोट लगती है तो वहां कुछ खास एंजाइम्स काम करते हैं जिन्हें कॉक्स एंजाइम्स कहते हैं। और ये कॉक्स एंजाइम्स ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं जो दर्द पैदा करते हैं। बिल्कुल, और सूजन भी पैदा करते हैं। तो इन एनएसाइड्स का काम इन्हीं कॉक्स एंजाइम्स को ब्लॉक करना है ताकि हमें दर्द महसूस ना हो। तो वे दर्द पैदा करने वाले रसायनों को रोक रहे हैं। इसमें समस्या क्या है? ये तो अच्छी बात है ना? समस्या ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमेशा बुरे नहीं होते। किडनी के लिए तो ये जीवनदायिनी भूमिका निभाते हैं। अच्छा, वो कैसे है? खास तौर पर जब शरीर किसी तनाव में हो, जैसे हार्ट फेलियर की स्थिति में, तो किडनी अपने एफरेंट आर्टेरियोल यानी उस मुख्य रक्त वाहिका को जो किडनी के अंदर खून लाती है, उसे चौड़ा रखने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स का ही इस्तेमाल करती है। मतलब ये चौड़ा रास्ता सुनिश्चित करता है कि किडनी को लगातार खून मिलता रहे। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे आपने शहर की रक्षा के लिए कुछ सुरक्षा कर्मियों को बुलाया हो कि भाई दर्द कम करो, लेकिन वे छुपकर शहर के बुनियादी ढांचे और पुलों को ही डायनामाइट से उड़ाने लगे। हाँ, बिल्कुल सही। अगर कोई व्यक्ति दर्द निवारक गोली खा लेता है तो वो गोली दर्द तो कम करेगी, लेकिन वो पूरे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के निर्माण को भी रोक देगी। और जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स का निर्माण रुकता है, किडनी तक जाने वाली वो मुख्य रक्त वाहिका सिकुड़ जाती है, पुल टूट जाता है, किडनी में खून का बहाव अचानक बहुत कम हो जाता है। तो ये बात हमारे उन ड्यूरेटिक्स जैसे जनरल फ्यूरोसेमाइड के लिए इतनी घातक क्यों है? क्योंकि ड्यूरेटिक्स को अपना काम करने के लिए किडनी के अंदर मौजूद छोटी नलिकाओं तक यानी ट्यूब्यूल्स तक पहुंचना होता है, और वे वहां खून के बहाव के जरिए ही तो पहुंचते हैं। ओह, जब खून का बहाव ही सिकुड़ गया है तो दवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। बिल्कुल, वो किडनी के उस हिस्से तक पहुंच ही नहीं पाती जहां उसे जादू दिखाना है। ये तो बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण है। इसका मतलब है कि ड्यूरेटिक दवा शरीर के अंदर मौजूद है, खून में घूम रही है, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि दर्द निवारक गोली ने रास्ते के पुल ही तोड़ दिए हैं। इसी को चिकित्सा विज्ञान में ड्यूरेटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है।
नतीजा ये होता है कि मरीज का शरीर फिर से पानी से भरने लगता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और डॉक्टर सोच में पड़ जाते हैं कि यह दवा काम क्यों नहीं कर रही। हाँ, और इसका कारण सिर्फ एक आम सी दिखने वाली सिरदर्द की गोली होती है, जिसने पूरी रक्त संचार प्रणाली के एक बेहद जरूरी रास्ते को बंद कर दिया था। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ओवर द काउंटर दवाएं भी शरीर के जटिल सिस्टम को पंगु बना सकती हैं। सच में। और जब शहर का बुनियादी ढांचा इस तरह से टूट जाता है तो जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है वो सीधे इंसान के दिमाग पर असर डालती है। बिल्कुल, नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला। तो दस्तावेज के अंतिम चरण में हम एक नए मेहमान से मिलते हैं जो है एजेंट लिथियम। हाँ, एजेंट लिथियम। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से साइकेट्री में किया जाता है, खास तौर पर बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक स्थितियों को स्थिर करने के लिए। ये दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स के संतुलन को सुधारता है ना? हाँ, मूड को स्थिर रखता है। लेकिन लिथियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शरीर में कहीं टूटता या मेटाबोलाइज नहीं होता। ये पूरी तरह से किडनी के जरिए ही शरीर से बाहर निकलता है। और यहीं पर कहानी में थायजाइड मैनेजर्स की एंट्री होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए शरीर से सोडियम और पानी को बाहर निकालते हैं। बिल्कुल, थायाजाइड्स किडनी की डिस्टल ट्यूबल में जाकर सोडियम को शरीर से बाहर धकेलते हैं। इस वजह से शरीर में सोडियम का स्तर कम होने लगता है और खून का आयतन घट जाता है। अब अगर शरीर में सोडियम और पानी कम हो रहा है तो शरीर चुप तो बैठेगा नहीं, वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा। और शरीर यही करता है। वो किडनी के शुरुआती हिस्से यानी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को एक आपातकालीन संदेश भेजता है कि भाई तुरंत सोडियम को बाहर जाने से रोको, उसे वापस खून में सूखना शुरू करो। तो इस आदेश के मिलते ही किडनी पूरी ताकत से सोडियम को वापस खींचने लगती है। लेकिन यहाँ लिथियम कहाँ से आ गया? ये सबसे डेंजरस हिस्सा है। पीरियोडिक टेबल को याद कीजिए। लिथियम और सोडियम रासायनिक रूप से एक दूसरे के बेहद करीब हैं। वे एक ही एल्कली मेटल ग्रुप में आते हैं। ओहो, मुझे समझ आ रहा है। तो किडनी का जो हिस्सा सोडियम को वापस सोखने के लिए अंधाधुंध काम कर रहा होता है ना, वो लिथियम और सोडियम के बीच फर्क ही नहीं कर पाता। मतलब ये तो बहुत बड़ा धोखा है। तो इसका मतलब है कि थियाजाइड मैनेजर्स शरीर से सोडियम बाहर निकाल कर शरीर को अंदर से इतना भूखा कर देते हैं कि शरीर अंधाधुंध कुछ भी सोखने लगता है। बिल्कुल, जैसे रेगिस्तान में कोई प्यासा इंसान गलती से जहरीला पानी पी ले। एकदम सटीक एनालॉजी। हड़बड़ी में शरीर सारा लिथियम सोख लेता है, जिसे असल में पेशाब के जरिए बाहर निकल जाना चाहिए था। लिथियम की निकासी लगभग रुक जाती है और खून में लिथियम का स्तर तेजी से आसमान छूने लगता है। हाँ, और लिथियम के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि इसकी सुरक्षित मात्रा और जहरीली मात्रा के बीच का अंतर बहुत ही कम होता है। तो जब ये लिथियम एजेंट जहर बन जाता है, हाँ, तो दिमाग पर इसका क्या असर होता है? इसके परिणाम न्यूरोलॉजिकल स्तर पर भयानक होते हैं। मरीज को बहुत ज्यादा भ्रम होने लगता है, कंफ्यूजन हो जाती है, उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं, जिन्हें सीवियर ट्रेमर्स कहते हैं। बाप रे! मांसपेशियों में झटके आने लगते हैं और अगर तुरंत इलाज ना मिले तो मरीज कोमा में भी जा सकता है। ये लिथियम टॉक्सिसिटी का क्लासिक मामला है। ये पूरा परिदृश्य इस बात का सबूत है कि थियाजाइड ने लिथियम को सीधे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल नहीं। उसने बस शरीर को सोडियम का इतना भूखा बना दिया कि शरीर ने हताशा में आकर खुद को ही जहर दे दिया। हमने इस पूरी चर्चा में जो देखा वो सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। और मजे की बात या कह लें डरने वाली बात यह है कि ये सब रोजमर्रा की क्लिनिकल प्रैक्टिस में घटित होता है। कोई भी दवा शरीर में सिर्फ एक जगह काम करके गायब नहीं हो जाती। हर दवा का शरीर के इस इकोसिस्टम पर एक गहरा असर होता है। तो अगर डॉक्टर और मरीज इन घातक गठबंधनों को नहीं समझेंगे तो इलाज ही बीमारी से बड़ा दुश्मन बन सकता है। बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि दवाएं अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम करने वाले तीर नहीं हैं। ये एक पूरा जाल है। अगर एक सिरे को खींचा जाए तो कंपन दूसरे सिरे तक पहुंचती ही है। एकदम सही। और ये जानकारी हम सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट होना चाहिए कि मेडिकल साइंस को इतना आलोचनात्मक क्यों होना पड़ता है, खासतौर पर आज के दौर में जब पॉलीफार्मेसी यानी एक साथ कई दवाएं खाने का चलन बहुत बढ़ गया है। इसी वजह से जब भी कोई नई दवा शुरू की जाती है तो पुराने पर्चे पर लिखी हर एक गोली का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। डॉक्टर को न केवल उस बीमारी के बारे में सोचना पड़ता है जिसका वो इलाज कर रहा है, बल्कि उन सभी रास्तों, पंप्स और एंजाइम्स के बारे में भी सोचना पड़ता है जिन पर वो नई दवा असर डालेगी। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगी जो सीधे तौर पर इस दस्तावेज का हिस्सा नहीं था, लेकिन जिसने इस पूरी बातचीत के दौरान
मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या विचार है वो? देखिए, आज हमने गहराई से समझा कि कैसे दुनिया की सबसे परखी हुई लैब में टेस्ट की गई रासायनिक दवाएं शरीर के अंदर खुफिया जंग लड़ सकती हैं और हमारे एंजाइम्स या पंप्स के साथ धोखा कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा इसके दूसरे पहलू के बारे में सोचिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं तो नहीं लेते। सही बात है। हम तरह तरह के हर्बल सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिम के बाद भारी मात्रा में प्रोटीन और अनगिनत विटामिन्स लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं और कई तरह के प्रिजर्वेटिव से भरा खाना खाते हैं। और ये सभी चीजें भी तो अपने मूल रूप में रसायनी हैं। बिल्कुल। तो क्या ये संभव नहीं है कि हमारा ये रोज का आम सा दिखने वाला खाना, हमारी बिना सोचे समझे पी जाने वाली हर्बल चाय या सप्लीमेंट्स भी शरीर के अंदर जाकर उन्हीं सोडियम पोटेशियम पंप्स, कॉक्स एंजाइम्स या किडनी के रास्तों पर कोई ऐसा छिपा हुआ युद्ध लड़ रहे हों जिसके बारे में आज के मेडिकल साइंस को भी पूरी तरह से अंदाजा ना हो? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या वे भी किन्हीं दवाओं के साथ मिलकर कोई ऐसा गठबंधन बना रहे हैं जिसे डिकोड करना अभी बाकी है? ये सोचने वाली बात है वाकई। इस गहरे और थोड़े उकसाने वाले विचार के साथ आज की डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। विज्ञान हमेशा सवालों से ही आगे बढ़ता है, इसलिए खोजते रहें और इस इकोसिस्टम को समझते रहें, सुरक्षित रहें। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो पूरी तरह से बाढ़ में डूब रहा है। मतलब सड़कें गायब हो चुकी हैं, पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है और अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरा सिस्टम कुछ ही घंटों में ठप हो जाएगा। हाँ, और हमारे शरीर में भी ना बिल्कुल ऐसी ही स्थिति आती है जब फेफड़ों और पैरों में पानी भरने लगता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में फ्लूइड ओवरलोड कहते हैं। बिल्कुल। और इस शहर को बचाने के लिए ना एक सुपर हीरो को बुलाया जाता है। अब वो हीरो आता तो है, बाढ़ को रोक भी देता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो अनजाने में शहर की आधी इमारतें भी गिरा देता है। सही बात है, और यही आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास जो सोर्सेज है ना, वो द डायूरेटिक क्रॉनिकल से लिए गए हैं। और सच कहूँ तो इसको पढ़ते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं कोई बोरिंग मेडिकल जर्नल पढ़ रही हूँ। हाँ, वो किसी डार्क फैंटेसी या सुपर हीरो फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि शरीर में पानी को कंट्रोल करने वाली ये दवाइयाँ, जिन्हें हम डायरेटिक्स कहते हैं, हाँ डायूरेटिक्स, तो ये आखिर काम कैसे करती हैं और सबसे अहम बात, इन जीवन रक्षक योद्धाओं को बुलाने की छिपी हुई कीमत क्या चुकानी पड़ती है? देखिए, ये कीमत समझना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मेडिकल साइंस को गहराई से देखते हैं ना, तो एक बात साफ हो जाती है कि दवाइयों की दुनिया में कोई भी प्योर हीरो नहीं होता। मतलब कोई संपूर्ण नायक नहीं है? बिल्कुल नहीं। हर दवा जो शरीर में एक पॉजिटिव असर लाती है, उसका अपना एक साइड इफेक्ट भी होता है। मेडिकल साइंस में ना कोई भी फैसला ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है, एक समझौता। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं और उसी बाढ़ वाले शहर पर वापस आते हैं। स्थिति बेकाबू है, लंग्स में पानी भर रहा है। इमरजेंसी है। हाँ, और ऐसे में शहर को बचाने के लिए जिस सबसे अग्रेसिव और ताकतवर योद्धा को बुलाया जाता है, हमारे नोट्स उसे जनरल फुरोसमाइड का नाम देते हैं। जनरल फुरोसमाइड, जी हाँ। और लिखा है कि ये जनरल लूप ऑफ हेनली नाम के एक पुल पर खड़ा होकर मोर्चा संभालता है। अब इससे पहले कि हम इस जनरल की तबाही पर बात करें, मुझे ये समझना है कि ये लूप ऑफ हेनले आखिर है क्या? मतलब ये जनरल वहां कर क्या रहा है? इसको समझने के लिए हमें पहले किडनी के काम करने का तरीका समझना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि किडनी एक छलनी या फिल्टर जैसी है जो खून से सिर्फ कचरा बाहर निकालती है और यूरिन में भेज देती है। हाँ, मैं भी यही सोचती थी। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किडनी का तरीका थोड़ा अजीब है। वो खून से लगभग सब कुछ, मतलब पानी, नमक, मिनरल्स, सब एक साथ बाहर निकाल फेंकती है। वेट, सब कुछ बाहर फेंक देती है? हाँ, और फिर किडनी के अंदर जो लाखों छोटी छोटी नलियां होती है ना, वो तय करती हैं कि शरीर को वापस क्या क्या चाहिए। इस वापस सोखने के प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अच्छा, मतलब पहले सब कुछ बाहर फेंको और फिर जो काम का है उससे वापस बीन लो। बिल्कुल सही। और इसी वापस बीनने वाली नलियों के रास्ते में ना एक बहुत ही अहम यू टर्न आता है। बस इसी यू टर्न को लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ओह, तो ये वो पुल है। हाँ, और शरीर का बहुत सारा नमक और पानी इसी लूप से वापस खून में सोख लिया जाता है।
अब देखिए, जब शरीर में बाढ़ आई हुई है तो जनरल फ्यूरोसेमाइड सीधा इसी लूप पर हमला करता है। तो वो उन दरवाजों को ब्लॉक कर देता है जो नमक और पानी को वापस अंदर ला रहे थे। बिल्कुल। और नतीजा ये होता है कि वो सारा एक्स्ट्रा पानी जो वापस शरीर में जाने वाला था वो भारी मात्रा में शरीर से बाहर बह जाता है और बाढ़ उतर जाती है। वाह, ये तो बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। हम्म। मतलब जान बच गई। हम्म। लेकिन मेरे नोट्स का अगला हिस्सा थोड़ा डरावना है। हम्म। यहाँ लिखा है कि जनरल बाढ़ तो निकाल देता है, हम्म। लेकिन अपने पीछे कुछ खौफनाक साए, शैडो मॉन्स्टर्स। हाँ, शैडो मॉन्स्टर्स छोड़ जाता है। हमारे सोर्सेज में इन्हें ओ डैंग का श्राप कहा गया है। ये क्या नया कॉन्सेप्ट है? ये ओडैंग असल में उन सीरियस साइड इफेक्ट्स को याद रखने का एक तरीका है जिनका डॉक्टरों को हमेशा खौफ रहता है। देखिए, जब आप इतनी तेजी से शरीर का पानी निकालते हैं ना, तो सिस्टम में उथल पुथल मचना तय है। तो चलिए इस तबाही को थोड़ा समझते हैं। इस ओ डैंग में डी से शायद डिहाइड्रेशन है। हाँ, सबसे आम असर जो दिखता है वो है शरीर का सूख जाना। आप बहाव निकाल रहे थे, लेकिन जनरल को ये नहीं पता कि उसे रुकना कब है। अगर ठीक से मॉनिटरिंग ना हो तो पानी इतना निकल जाता है कि ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाता है, नसें सूखने लगती हैं। इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और अगर शहर का पानी सूख गया तो जो दीवारें उस पानी के सहारे खड़ी थीं वो भी दरकने लगेंगी। नोट्स में डी के बाद ए और फिर एन से नेफ्राइटिस है। मतलब जो योद्धा किडनी पर आकर जान बचा रहा था, वो खुद किडनी की दीवारों को कैसे तोड़ने लगता है? वो इसलिए होता है क्योंकि किडनी के टिश्यूज को खुद ठीक से काम करने के लिए खून और ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। जब पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है और बीपी गिरता है तो किडनी तक पहुंचने वाला खून भी कम हो जाता है। ओह, मतलब एक तरह से सेल्फ डैमेज। हाँ, और इसके अलावा ना फुरोसेमाइड कुछ लोगों में एक एलर्जिक रिएक्शन भी पैदा कर सकता है, जो सीधे किडनी के अंदर सूजन ला देता है। इसी सूजन को नेफ्राइटिस कहते हैं। बाप रे, ये तो सीधा सीधा फ्रेंडली फायर हो गया। खैर, अब मैं उस सवाल पर आती हूँ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया। नोट्स में एच से एक राक्षस का जिक्र है जिसे द पोटेशियम थीफ कहा गया है, हाइपोकलीमिया। ये बहुत कॉमन है। लिखा है कि ये शहर की बिजली चुरा लेता है, जिससे हमारा पावर हाउस यानी हमारा दिल वो कंपने लगता है। तो पानी निकालने और पोटेशियम का आपस में क्या कनेक्शन है? ये ना एक बहुत ही क्रिटिकल कनेक्शन है। जब जनरल फुरोसेमाइड उस लूप ऑफ हेनले पर पानी को वापस आने से रोकता है, तो वो पानी जब आगे बढ़कर बाहर निकलने लगता है तो अपने तेज बहाव में शरीर के पोटेशियम को भी अपने साथ बहा ले जाता है। अच्छा, तो पोटेशियम का इस तरह बह जाना इतना खतरनाक क्यों है? दिल क्यों कंपने लगता है इससे? रिदम में तभी धड़कती हैं जब उन्हें एक सटीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। तो पोटेशियम वो स्पार्क देता है? बिल्कुल, कोशिकाओं के अंदर और बाहर पोटेशियम का सही बैलेंस ही वो स्पार्क पैदा करता है। अगर खून में पोटेशियम अचानक कम हो जाए तो वो स्पार्क प्लग गड़बड़ा जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिसफायर होने लगते हैं? हाँ, और इसी वजह से दिल की धड़कन इरेगुलर हो सकती है, जिसे हम अरिथमिया कहते हैं। और सच कहूं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। मतलब बाढ़ तो रुक गई, लेकिन शहर का पावर हाउस ही फेल हो गया। कमाल का विज्ञान है ये। अच्छा, अब मैं उस पॉइंट पर आती हूँ जिसे पढ़कर मुझे सच में लगा कि नोट्स में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? ओ डैंग का सबसे पहला अक्षर ओ एक साया है जिसे द डेफनिंग गोस्ट या बहरा कर देने वाला भूत कहा गया है। ओके। ऑटोटॉक्सिसिटी। ओह हाँ, ये सच में थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। बहुत अजीब लगता है। मतलब एक दवा जो किडनी पर काम करके यूरिन के रास्ते पानी निकाल रही है, वो कानों की सुनने की क्षमता कैसे छीन सकती है? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे मैंने घर की पाइपलाइन ठीक करने के लिए किसी प्लम्बर को बुलाया हो और वो प्लम्बर जाते जाते मेरे घर की डोरबेल खराब कर दे। हाँ, आपका ये डोरबेल वाला एग्जाम्पल बहुत ही सटीक है। और देखिए, यही मानव शरीर की सबसे हैरान कर देने वाली बात है। होता यह है कि हमारे सुनने का प्रोसेस कान के अंदरूनी हिस्से पर निर्भर करता है, जहाँ एक खास तरह का फ्लूइड होता है। ओके। अब इस फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखने के लिए कान की कोशिकाएं बिल्कुल उसी ट्रांसपोर्टर या दरवाजे का इस्तेमाल करती हैं जिसे किडनी उस लूप ऑफ हेनली में इस्तेमाल करती है। रुकिए, क्या बात कर रहे हैं? मतलब किडनी और कान दोनों एक ही तरह के दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही होता है।
तो जब जनरल फुरोसमाइड को बहुत तेजी से नसों में इंजेक्ट किया जाता है तो वो खून के जरिए सिर्फ किडनी तक ही नहीं पहुंचता, बल्कि कान के उस नाजुक सिस्टम तक भी पहुंच जाता है। ओह, तो वो दवा वहां जाकर उन ट्रांसपोर्टर्स को भी ब्लॉक कर देती है। बिल्कुल। कान के अंदर का फ्लूइड बैलेंस बिगड़ जाता है और जो कोशिकाएं साउंड वेव्स को दिमाग तक भेजती हैं वो सुन पड़ जाती हैं। बाप रे। तभी तेजी से किए गए इस हमले का रिजल्ट कानों में सन्नाटा छा जाना हो सकता है। ये तो सच में किसी श्राप जैसा है। चलिए बाकी बचे दो सयों को भी जल्दी से डिकोड कर लेते हैं, ए और जी। नोट्स में जिक्र है कि जनरल के पास एक सुल्फा की तलवार है जिससे एलर्जी होती है, और एक नीडल ऑफ गाउट है। हाँ, देखिए केमिकल लेवल पर देखें तो फुरोसेमाइड एक सल्फोनेमाइड दवा है। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम सल्फा दवाओं के प्रति सेंसिटिव होता है, उनके शरीर पर इससे लाल रैश उभर आते हैं। तो ये हो गई एलर्जी। और गाउट का क्या फंडा है? गाउट का सीधा सा लॉजिक है। सोचिए, जब शरीर से बहुत सारा लिक्विड निकल जाएगा तो खून में मौजूद बाकी चीजें गाढ़ी हो जाएंगी ना। हाँ बिल्कुल, जैसे चाशनी को ज्यादा उबालने पर वो एकदम गाढ़ी हो जाती है। सटीक मिसाल है। और इससे होता यह है कि खून में मौजूद यूरिक एसिड भी गाढ़ा हो जाता है, और वो गाढ़ा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का रूप ले लेता है, जो एकदम सुई की तरह नुकीले होते हैं। ओह, तो यही वो नीडल ऑफ गाउट है? हाँ, और ये क्रिस्टल्स जोड़ों में, खासकर पैर के अंगूठे में जाकर जमा होने लगते हैं, जिससे गाउट का भयंकर दर्द होता है। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, ओ से ओटोटॉक्सिसिटी, एच से हाइपोकैलेमिया, डी से डिहाइड्रेशन, ए से एलर्जी, एन से नेफ्राइटिस और जी से गाउट, तो ये पूरा OH डैंग का खौफनाक एक्रोनिम बन जाता है। अब मेरा एक बेसिक सवाल है, जब ये जनरल अपने साथ इतने सारे राक्षसों को लाता है तो हम इसको बुलाते ही क्यों हैं? इसे ही मेडिकल साइंस में सर्वाइवल रूल कहा जाता है। देखिए, डॉक्टर्स को मेडिकल स्कूल के पहले दिन से सिखाया जाता है कि फुरोसेमाइड को बुलाना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन जब मरीज इमरजेंसी रूम में आता है ना, उसकी हालत बहुत खराब होती है। बिल्कुल, उसके फेफड़ों में पानी भरने से उसे सांस नहीं आ रही होती है और कुछ ही मिनटों में उसकी जान जा सकती है। तब आप रिस्क के बारे में नहीं सोचते, आपको उस ताकतवर जनरल को उतारना ही पड़ता है। मतलब रिस्क लेना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर्स हमेशा सतर्क रहते हैं। वो पोटेशियम का सप्लीमेंट तैयार रखते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। ये कोई फायर एंड फॉरगेट मिसाइल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली जंग है। सच में ये सब सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब मैं इसको ना थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ। चलिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। हाँ जरूर। हम में से बहुत से लोगों के घरों में माता पिता या दादा दादी हैं जो हर सुबह अपना हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी सफ़ेद गोली खाते हैं। वो गोली भी जो एक डायूरेटिक या वाटर पिल ही होती है ना। बिल्कुल होती है। तो वो तो इतने बड़े इमरजेंसी क्राइसिस में नहीं होते। तो क्या उनको भी इस जनरल की तबाही और इन OU डैंग शैडो मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है, या शरीर के पास कोई शांत ऑप्शन भी है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, हर किसी को जनरल फुरोसेमाइड की जरूरत नहीं होती। जब हमें इमरजेंसी वाली बाढ़ नहीं रोकनी है, बल्कि सिर्फ रोजमर्रा के बीपी को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, तब हम थायाजाइड मैनेजर्स को काम पर लगाते हैं। थायाजाइड मैनेजर्स, हमारे नोट्स भी यही कहते हैं। हाँ, जो रोजाना खाई जाने वाली सफेद गोली का आपने जिक्र किया ना, वो अक्सर यही थायाजाइड होती है। अच्छा, तो मतलब ये जनरल की तरह तबाही नहीं मचाते। नोट्स के हिसाब से ये दिखने में बहुत ही सभ्य सूट बूट पहने हुए शांत अधिकारी लगते हैं। लेकिन क्या? इनमें भी एक पैच है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मुझे तो ये मैनेजर्स किसी भ्रष्ट अकाउंटेंट की तरह लग रहे हैं। भ्रष्ट अकाउंटेंट? वो कैसे? क्योंकि ये शहर की बैलेंस शीट में चुपचाप हेराफेरी कर देते हैं। इनके काम करने के तरीके को नोट्स में हाइपर ग्लूकोज स्पेल या जादू कहा गया है। ये मैनेजर्स ना खून में शुगर और फैट बढ़ा देते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये शांत मैनेजर ऐसा करता क्यों है। इसका कारण ये है कि थायाजाइड्स शरीर के मेटाबॉलिज्म के साथ बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। देखिए, ये काम तो धीरे करते हैं, लेकिन इनका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। ओके। जब थायाजाइड शरीर से थोड़ा पानी और नमक निकालता है तो शरीर एक तरह के सर्वाइवल मोड में चला जाता है। पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है, वो खून में पोटेशियम कम होने की वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देता है। ओह। और इंसुलिन कम होने का मतलब है कि खून में जो शुगर है वो कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाएगी। बिल्कुल सही समझा आपने।
कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति उतनी सेंसिटिव नहीं रहती हैं, तो शुगर बस खून में ही तैरती रहती है, जिसे हम ब्लड शुगर का बढ़ना या ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं। तो जी से हो गया ग्लूकोज। हाँ, और सिर्फ शुगर ही नहीं, इस पूरे स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हमारा लिवर भी ओवर कॉम्पनसेट करने लगता है और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट बनाने लगता है, जिसे हम लिपिड स्पाइक कहते हैं। तो एल से लिपिड्स। मतलब जो इंसान सिर्फ अपना बीपी कम करने के लिए ये दवा ले रहा है, उसे अचानक डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा हो सकता है। ये तो सच में भारी खतरों में गड़बड़ी करने जैसा ही है। हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं। और मैं देख सकती हूँ कि यू से यूरिक एसिड भी है। ये उससे भी बाहर नहीं जाने देते, जो फिर से गाउट का खतरा बढ़ाता है। तो ग्लूकोज, लिपिड्स, यूरिक एसिड, लेकिन हाइपर जीएलसी का जो आखिरी अक्षर है ना, सी, द कैल्शियम गार्डियन, इसने तो मुझे पूरी तरह से चकरा दिया। हाँ, ये इन थायाजाइड मैनेजर्स का सबसे बड़ा रहस्य है और सच कहूं तो जनरल फ्यूरोसमाइड से इनका सबसे बड़ा डिफरेंस भी। वही तो नोट्स बताते हैं कि जहां लूप योद्धा मतलब फ्यूरोसमाइड शरीर से पानी के साथ साथ कैल्शियम को भी बाहर फेंक देता था, वहीं ये थायाजाइड मैनेजर्स कैल्शियम को शहर की तिजोरी में वापस बंद कर लेते हैं। बिल्कुल, ये कैल्शियम को यूरिन के रास्ते बाहर जाने ही नहीं देते, जिससे खून में कैल्शियम बढ़ जाता है, यानी हाइपरकैल्सीमिया। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये एक साइड इफेक्ट है, लेकिन क्या कोई साइड इफेक्ट असल में एक छिपी हुई सुपर पावर भी हो सकता है? यही तो मेडिकल साइंस का सबसे खूबसूरत आहा मोमेंट है। देखिए, एक हेल्दी इंसान के लिए खून में कैल्शियम का बढ़ना शायद एक साइड इफेक्ट हो, लेकिन सोचिए उस बुजुर्ग महिला के बारे में जिसे हाई बीपी है और साथ ही उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस है। अच्छा। या फिर उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके यूरिन में बहुत ज्यादा कैल्शियम जाने की वजह से उसे बार बार किडनी में पथरी या किडनी स्टोन्स बन रहे हैं। ओ माय गॉड, वाह! तो जो दवा एक इंसान के लिए कैल्शियम बढ़ाने वाली प्रॉब्लम है, वो उस ऑस्टियोपोरोसिस वाले मरीज के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाती है। बिल्कुल, क्योंकि थायाजाइड कैल्शियम को यूरिन से बाहर जाने से रोक रहा है, तो वो कैल्शियम खून में ही रुकेगा और हड्डियों को मजबूत करेगा। और क्योंकि वो यूरिन में जा ही नहीं रहा है, तो किडनी की पथरी भी नहीं बनेगी। क्या ट्विस्ट है! यही तो विज्ञान का जादू है ना। हम एक दवा की खामी को, उसके साइड इफेक्ट को उठाकर उसे दूसरी बीमारी के इलाज में बदल रहे हैं। तो जिन मरीजों को हाई बीपी के साथ ऑस्टियोपोरोसिस या कैल्शियम स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये थायाजाइड मैनेजर्स एक वरदान साबित होते हैं। एक तीर से दो शिकार। सच में ये तो दिमाग की बत्ती जला देने वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब हमने ये तो समझ लिया कि आज की दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, उनके लाए हुए साए, OH जीन्स और उनका डेटा मैनिपुलेशन, हाइपरग्लूक, सबका अपना एक विज्ञान है। लेकिन एक चीज मैं सोच रही थी क्या? कि हमने ये सब सीखा कहाँ से? डॉक्टर्स को ये सब पहले से तो नहीं पता होगा ना? बिल्कुल नहीं। आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसके पीछे पीढ़ियों का ट्रायल और एरर है और सच कहूं तो कुछ बहुत ही भयानक, दिल दहला देने वाली गलतियां भी शामिल हैं। विज्ञान का रास्ता अक्सर इन्हीं अंधेरे और खौफनाक प्रयोगों से होकर गुजरता है। और यही चीज हमें इस डीप डाइव के सबसे रहस्यमयी और थोड़े डरावने हिस्से की तरफ ले जाती है। हमारे सोर्सेज अब हमें शहर के एक पुराने, धूल खा रहे और बैंड हिस्से में ले जाते हैं, जिसे नाम दिया गया है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हॉरर्स, यानी प्राचीन खौफ का संग्रहालय। ये नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, वहाँ उन पुरानी दवाओं या पुराने योद्धाओं के पुतले रखे हैं, जिन्हें अब लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं मेडिकल साइंस पढ़ रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मिडिल एजेस की टॉर्चर हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। खैर, आप इसे ऐसा कह सकती हैं, लेकिन देखिए, आज जो दवाएं हमें सुरक्षित लगती हैं ना, वो उन्हीं शुरुआती योद्धाओं की राख पर बनी हैं। इस म्यूजियम के योद्धा उस जमाने के हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जैसे कि इस म्यूजियम का पहला पुतला मर्सिलियोल, जिसे द पॉइजन्ड ब्लेड कहा गया है। मैं तो हैरान रह गई ये देखकर कि ये दवा असल में मर्क्यूरी यानी पारे से बनी थी। हाँ, मर्क्यूरी डायूरेटिक्स।
मतलब इसका इस्तेमाल मरीजों का पानी निकालने के लिए होता था। ये बाढ़ का पानी तो निकाल देती थी, लेकिन उस मरीज की किडनी को ही पूरी तरह से जहरीला कर देती थी। मतलब ये तो सच में पागलपन है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आपको घर की सीलन दूर करनी है और आपने सीलन सुखाने के लिए पूरे घर में ही आग लगा दी। हम क्या जहर से लोगों का इलाज कर रहे थे? देखिए, आज के नजरिए से देखेंगे तो ये सच में एक भयानक पागलपन लगता है। मर्क्यूरी का शरीर पर असर बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन थोड़ा उस समय की कल्पना कीजिए। ओके। एक इंसान फ्लूइड ओवरलोड से तड़प रहा है, उसके फेफड़ों में पानी भर गया है और वो बस कुछ ही देर में डूबकर मरने वाला है। उस वक्त डॉक्टर के पास उसे बचाने के लिए ना कोई मॉडर्न फ्यूरोसेमाइड नहीं था। हाँ, ये भी है। उन्हें पता था कि मर्क्यूरी किडनी को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो उस वक्त उसकी जान बचाने का इकलौता तरीका था। विज्ञान का विकास ऐसे ही तो होता है। हमने मर्सेलिल की उन भयानक गलतियों से ही तो ये सीखा ना कि हमें ऐसे डायोरेटिक्स बनाने हैं जो पारे जैसे जहरीले हैवी मेटल्स पर डिपेंड ना करें। बात तो सही है, पर ये एक बहुत ही कड़वा सच है। और इस खौफनाक म्यूजियम में एक और डरावना योद्धा खड़ा है, एथराक्रिनिक एसिड, जिसे द डेफनिंग वॉरियर या बहरा कर देने वाला योद्धा कहा गया है। हाँ, ये दवा बहुत स्ट्रांग थी। सोर्सेज बताते हैं कि ये जनरल फ्यूरोसेमाइड से भी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। जो ओटोटॉक्सिसिटी फ्यूरोसेमाइड में सिर्फ एक साइड इफेक्ट था, वो इसमें एक गारंटी थी। बिल्कुल। मतलब इसके इस्तेमाल के बाद मरीज अक्सर हमेशा के लिए अपनी सुनने की क्षमता खो बैठते थे। हाँ, क्योंकि एथराक्रिनिक एसिड कान के उस फ्लूइड सिस्टम को इतनी बुरी तरह तबाह कर देता था कि उसे ठीक ही नहीं किया जा सकता था। परमानेंट डेफनेस यानी स्थायी बहरापन एक बहुत बड़ी कीमत थी, इसीलिए इसे आम इस्तेमाल से लगभग हटा ही दिया गया। लेकिन सबसे अजीब बात जो मुझे नोट्स में लगी ना, वो ये है कि इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया है। आज भी इस डेफनिंग वॉरियर को म्यूजियम में एक शीशे के बक्से में बंद करके रखा गया है। हाँ हाँ। और इसको नष्ट करने के बजाय आज के आधुनिक डॉक्टर भी इसे एक खास मिशन के लिए बाहर निकालते हैं। ऐसा क्यों? ये मेडिकल साइंस की ना सबसे मुश्किल पहेलियों में से एक है। याद कीजिए, हमने पहले बात की थी कि फिरोसेमाइड के पास सल्फा की तलवार है। हाँ, जिससे एलर्जी होती है, ओडैंग वाला। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे मरीज की जो इमरजेंसी में आया है। उसके फेफड़ों में पानी भरा है, लेकिन साथ ही उसे सल्फा दवाओं से बहुत ही गंभीर और जानलेवा एलर्जी है। आप उसे फ्यूरोसेमाइड नहीं दे सकते। क्योंकि वरना वो एलर्जी से मर जाएगा। सही कहा। और आप उसे थायाजाइड भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो इतना तेजी से काम नहीं करेगा, वो माइल्ड होता है। तो ऐसे रेयर केसेस में जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब डॉक्टर इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक ग्लास वाली स्थिति में आ जाते हैं। ओह, तो वो उस पुराने खौफनाक एथक्राइनिक एसिड को बाहर निकालते हैं, क्योंकि उसमें सल्फा नहीं होता। बिल्कुल, वो सल्फा फ्री होता है। और यहाँ ना डॉक्टर और मरीज के बीच एक तरह का खौफनाक समझौता होता है। आप परमानेंट बहरेपन का रिस्क उठाते हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन सीधे तौर पर मरीज की मौत हो सकता है। बाप रे। जान बचाना हमेशा पहली प्रायोरिटी होती है, भले ही उसकी कीमत मरीज के सुनने की क्षमता ही क्यों ना हो। ये सुनकर सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे निष्कर्ष पर ले आती है। हमने से बहुत से लोग जब फार्मेसी से कोई दवा खरीदते हैं ना, तो हम उसे एक जादू की छड़ी मान लेते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि बस एक गोली खाएंगे, बीमारी गायब हो जाएगी और हम बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन सोर्सेज ने आज ये साबित कर दिया है कि असल में कोई जादू नहीं है। हर इलाज हमारे शरीर के इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के साथ एक नेगोशिएशन है। बहुत सटीक एनालिसिस है ये। चाहे वो बाढ़ रोकने वाला ताकतवर जनरल हो जो अपने पीछे OH डैंग के सहयोगियों को छोड़ जाता है, या फिर डेटा बदलने वाले थायजाइड मैनेजर्स जो हाइपरग्लूक का स्पेल चलाते हैं। हाँ, मेडिकल साइंस हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोने के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि बीमारी का इलाज सिर्फ बिना सोचे समझे दवा निगलने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि वो दवा आपके शरीर में जाकर आखिर करेगी क्या। और यही समझ हमें बेहतर सवाल पूछने की ताकत देती है। लोगों के लिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सबक है। अगली बार जब कोई दवा ली जाए तो ये याद रखना चाहिए कि शरीर के शहर में एक योद्धा एंट्री ले रहा है। उसकी ताकत क्या है और उसके साए क्या हैं, ये जानना सबका हक है।
बिल्कुल सही कहा। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो मेरे दिमाग में तब से घूम रहा है जब से हमने उस प्राचीन खौफ के संग्रहालय की बात की है। मैं सुन रहा हूँ। देखिए, आज हमने देखा कि कैसे पोरोस से बनी मर्सरिली और बहरा कर देने वाली एथाक्रिनिक एसिड को उनकी उन भयानक गलतियों की वजह से म्यूजियम में बंद कर दिया गया है। हाँ, आज हम उन्हें आदि मानव के हथियारों की तरह देखते हैं और खुद को बहुत एडवांस्ड मानते हैं, है ना? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या ये संभव है कि आज से 50 या 100 साल बाद भविष्य के डॉक्टर्स हमारे इस दौर को भी बिल्कुल उसी नज़र से देखें? ये तो मेरा मतलब है, क्या भविष्य की मेडिकल साइंस इतनी सटीक, इतनी एडवांस्ड और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स वाली हो जाएगी कि आज के हमारे ये सबसे बेहतरीन जनरल फुरोसेमाइड और थायजाइड मैनेजर्स को भी उसी प्राचीन खौफ के संग्रहालय में कांच के बक्सों में सजाकर रखा जाएगा? एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारे आज के ये सबसे बेस्ट जीवन रक्षक सुपर हीरो कल की पीढ़ी के लिए केवल एक बार्बर, अनपढ़ और डरावने इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सच में सिर्फ वक्त ही दे सकता है। जरा एक ऐसे मरीज की कल्पना कीजिए जो आईसीयू के बिस्तर पर लेटा है। बहुत ही नाजुक स्थिति होती है वो। बिल्कुल। और उसके फेफड़ों में, उसके पैरों में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड भरता जा रहा है। हाँ, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में एडिमा कहते हैं। सही कहा। मतलब स्थिति इतनी गंभीर है कि वो इंसान मूल रूप से अपने ही शरीर के पानी में डूब रहा है और उसे बचाने के लिए डॉक्टर एक जीवन रक्षक दवा देते हैं। जिसका काम है उस सारे अतिरिक्त पानी को शरीर से किसी तरह बाहर निकालना। हाँ, लेकिन तभी एक बहुत ही खौफनाक चीज होती है। मरीज की अपनी ही किडनी उस जीवन रक्षक दवा को एक जानलेवा खतरा मान बैठती है। अरे बाप रे, मतलब वो डॉक्टर के खिलाफ, उस दवा के खिलाफ एक खुली जंग छेड़ देती है ताकि वो जहरीला पानी शरीर के अंदर ही रहे। ये तो बहुत ही डरावना है ना? आज हम क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज और नेफ्रोलॉजी के पेपर्स के जिस स्टैक को खंगाल रहे हैं वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर की स्क्रिप्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम असली कहानी है। हाँ, ये इंसानी शरीर के अंदर चल रही एक असली घेराबंदी, एक तरह के वॉर सीज का डिकोड है। आज के इस गहन चर्चा में हमारा मिशन ये समझना है कि जब हमारी अपनी ही किडनी हमारे इलाज की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए तो मेडिकल साइंस उसे कैसे कैसे मात देती है। ये स्थिति अक्सर तब पैदा होती है जब मरीज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा हो। अच्छा, तो मतलब ये सीधा दिल से जुड़ा है? बिल्कुल। जब दिल कमजोर हो जाता है तो वो पूरे शरीर में खून को उस प्रेशर के साथ पंप नहीं कर पाता जिसकी जरूरत होती है। समझ रही हूँ, प्रेशर कम हो जाता है। हाँ, और अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी किडनी कोई साधारण मशीन नहीं है जो सिर्फ पानी निकालने का काम करती है। तो फिर क्या है? ये शरीर का सबसे चालाक और सबसे पुराना सर्वाइवल सेंसर है। तो जब किडनी तक पहुंचने वाले खून का फ्लो कम हो जाता है तो किडनी ये नहीं सोचती कि अरे दिल कमजोर हो गया है और शरीर में पानी भर रहा है। तो वो क्या सोचती है? इसके बजाय उसका इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर उसे बताता है हम शायद किसी रेगिस्तान में हैं या शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया है। ओह, मतलब वो गलत सिग्नल पकड़ लेती है। एकदम सही। उसे लगता है कि हमें हर कीमत पर नमक और पानी को बचाना होगा। वो शरीर में पानी को होल्ड करने लगती है और इसी वजह से एडिमा होता है। तो मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो किडनी कोई विलन नहीं है ना? वो बस लाखों साल पुराने उस कोड पे चल रही है जो उसे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए मिला था। हाँ, वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रही है। इन रिसर्च पेपर्स में इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार मेटाफर, एक एनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, कौन सी एनोलॉजी? उन्होंने इसे किडनी सिटी का नाम दिया है। अरे वाह, किडनी सिटी। हाँ, तो मान लीजिए ये एक बेहद जटिल शहर है जो फिलहाल इस भारी बाढ़ या एडिमा के संकट में फंसा है। इस बाढ़ को निकालने के लिए डॉक्टर इस शहर में एक हीरो को भेजते हैं। और वो हीरो कौन है? वो है जनरल फ्यूरोसमाइड। ये एक लूप डायूरेटिक है। इस जनरल को शहर के एक बहुत ही अहम पुल पर तैनात किया जाता है जिसे बायोलॉजी में लूप ऑफ हेनले कहते हैं। क्या बात है, बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाया गया है।
और कागजों पर देखा जाए तो ये जनरल आते ही तबाही मचा देता है। वो बहुत सारा नमक और पानी शहर से बाहर निकालने लगता है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जनरल फ्यूरोसेमाइड असल में काम कैसे करता है। हाँ, वो बताइए जरा। तो लूप ऑफ हेनले में कुछ विशेष ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिन्हें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिम्पोर्टर कहा जाता है। सिम्पोटा मतलब इनका काम क्या होता है? इनका काम है यूरिन में जा रहे नमक को वापस सोखकर शरीर में भेजना। तो फ्यूरोसेमाइड आकर इन ट्रांसपोर्टर्स को सीधे सीधे ब्लॉक कर देता है। ओहो, मतलब नमक का रास्ता बंद। हाँ, जब नमक वापस शरीर में नहीं जा पाता तो वो यूरिन के रास्ते बाहर जाने लगता है। और विज्ञान का एक बहुत ही साधारण सा नियम है। कौन सा नियम? पानी हमेशा नमक का पीछा करता है। वाटर फॉलोज सोडियम। तो जैसे जैसे भारी मात्रा में नमक बाहर निकलता है, वो अपने साथ फेफड़ों और पैरों में भरे उस अतिरिक्त पानी को भी खींचकर बाहर ले जाता है। क्या बात है! तो मरीज को तुरंत राहत मिलती होगी। बिल्कुल। शुरुआत में जब ये दवा दी जाती है तो मरीज के शरीर से लीटरों के हिसाब से यूरिन निकलता है। ऐसा लगता है कि बस जंग जीत ली गई है। लेकिन अगर जंग इतनी ही आसानी से जीत ली जाती तो इन फार्माकोलॉजिकल पेपर्स में इतना बड़ा ड्रामा तो नहीं होता। सही कहा आपने। ड्रामा तो अभी बाकी है। हाँ, कुछ ही समय बाद ये जनरल फ्यूरोसेमाइड अचानक काम करना बंद कर देता है। दवा बेअसर होने लगती है। और ऐसा नहीं है कि दवा खराब हो गई है। रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि किडनी सिटी पलटवार करती है। अरे, किडनी सिटी फाइट्स बैक। बिल्कुल। शहर का एक निचला इलाका है जिसे डिस्टल ट्यूब्यूल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। यह इलाका लूप ऑफ हेनले के ठीक बाद आता है। तो वहां क्या होता है? जैसे ही जनरल फ्यूरोसेमाइड ऊपर से नमक को यूरिन में धकेलता है, ये डिस्टल डिस्ट्रिक्ट अपनी दीवारों को मोटा कर लेता है। अच्छा, अपने बचाव के लिए। हाँ, वहाँ के रिसेप्टर्स जिन्हें थियाजाइड सेंसिटिव ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, वो पागलपन की हद तक एक्टिव हो जाते हैं। मतलब वो ओवरड्राइव में चले जाते हैं। एकदम। वो उस सारे नमक को जिसे जनरल ने इतनी मेहनत से बाहर धकेला था, नीचे से पकड़कर वापस शरीर में खींचने लगते हैं। क्लिनिकल भाषा में इसे ब्रेकिंग इफेक्ट कहा गया है। मतलब शहर ने खुद अपने बचाव कार्य पर ही ब्रेक लगा दिया है। हाँ, अजीब है ना? पाक। और इस ब्रेकिंग इफेक्ट के पीछे की बायोलॉजी और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। वो कैसे? डिस्टल ट्यूब्यूल की दीवारें सिर्फ रूपक के तौर पर या कहानी में मोटी नहीं हो रही हैं। वहां सचमुच में हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी मतलब सच में आकार बढ़ जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि वहां की कोशिकाएं अपना आकार बढ़ा लेती हैं। जब किडनी देखती है कि लूप ऑफ हेनले से अचानक इतना सारा नमक बाहर जा रहा है, तो उसका अलार्म सिस्टम फिर से ट्रिगर हो जाता है। बाप रे, वो तो सच में घबरा जाती होगी। बिल्कुल। वो डिस्टल ट्यूब्यूल को आदेश देती है कि अपनी क्षमता बढ़ाओ। कुछ ही दिनों के अंदर डिस्टल ट्यूब्यूल में उन नमक सोखने वाले ट्रांसपोर्टर्स की संख्या और उनका आकार कई गुना बढ़ जाता है। ओहो! वो एक छोटी सी नाली से एक विशालकाय वैक्यूम क्लीनर में बदल जाता है। क्या बात कर रहे हैं, विशालकाय वैक्यूम क्लीनर? हाँ, तो जनरल फ्यूरोसेमाइड ऊपर से जितना भी नमक भेजता है, डिस्टल ट्यूब्यूल उसे यूरिन में जाने से पहले ही वापस सोखकर खून में डाल देता है। ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग स्थिति है। बिल्कुल है। अगर इसे हम रोजमर्रा के एक उदाहरण से समझें जी। तो ये वैसा ही है जैसे आप एक डूबती हुई नाव में बैठे हैं। सही एनालॉजी है। आप एक बाल्टी से पानी बाहर फेंक रहे हैं। ये बाल्टी हमारा जनरल फ्यूरोसेमाइड है, हाँ। लेकिन नाव के पिछले हिस्से में बैठा एक दूसरा व्यक्ति, जो कि वो डिस्टिल ट्यूब्यूल है, उसी पानी को हवा में ही कैच करके वापस नाव में डाल रहा है। बिल्कुल, हवा में ही कैच कर रहा है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो लगातार अपनी बाल्टी का आकार भी बड़ा करता जा रहा है। यही तो हाइपरट्रॉफी है। लेकिन अगर ये डिस्टिल ट्यूब्यूल इतना ही परेशान कर रहा है, तो डॉक्टर एक सीधा सा काम क्यों नहीं करते? क्या काम? वो जनरल फ्यूरोसेमाइड की डोज क्यों नहीं बढ़ा देते? मतलब अगर नाव के पीछे वाला व्यक्ति अपनी बाल्टी बड़ी कर रहा है, तो डॉक्टर फ्यूरोसेमाइड की इतनी बड़ी डोज दे दें जो उस डिस्टिल ट्यूब्यूल को पूरी तरह से ओवरपावर कर दे। आप कह दिए कि सीधा हमला कर दें। हाँ, एक तरह से उस पे बम फोड़ दें, डोज डबल कर दें। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और मेडिसिन के शुरुआती दौर में कई बार यही गलती की भी गई। अच्छा, तो काम नहीं किया? नहीं, क्योंकि शरीर इस तरह से काम नहीं करता। यहीं पर द थ्रेशहोल्ड डोज का नियम लागू होता है। थ्रेशहोल्ड डोज? हाँ। ये क्या है? हमें लगता है कि अगर हम दवा की मात्रा दुगनी कर देंगे तो उसका असर भी दुगना हो जाएगा। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है।
लेकिन लूप डायोरेटिक्स जैसे कि फुरोसेमाइड ऑल और नन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑल और नन मतलब या तो पूरा या कुछ नहीं। बिल्कुल, इसका मतलब है कि दवा को असर दिखाने के लिए खून में और फिर ट्यूबुलर फ्लूइड में एक विशिष्ट सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचना ही होता है। एक लेवल तक। हाँ, जब तक वो स्तर यानी वो थ्रेशोल्ड पार नहीं होता, दवा का असर बिल्कुल बिल्कुल जीरो रहता है। वो ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर ही नहीं पाएगी। मैं इसे एक एनालॉजी से विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। ये थ्रेशोल्ड का नियम किसी बहुत भारी चट्टान को खिसकाने जैसा है। हाँ, समझाइए। मान लीजिए आपके रास्ते में एक विशाल चट्टान है। अगर आप उस पे 10 किलो का फोर्स लगाते हैं तो वो 1 इंच भी नहीं हिलेगी। बिल्कुल नहीं हिलेगी। आप फोर्स बढ़ाकर 50 किलो कर दें, 99 किलो कर दें, रिजल्ट 0 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 100 किलो का थ्रेशोल्ड फोर्स लगाते हैं, वो चट्टान अचानक अपनी जगह से लुढ़क जाती है। एकदम सटीक उदाहरण है। फ्यूरोसेमाइड का थ्रेशोल्ड भी ऐसा ही है ना? लेकिन एक मिनट, अगर एक बार हमने वो थ्रेशोल्ड पार कर लिया, फिर तो हम डोज बढ़ाते जा सकते हैं ना? थ्रेशोल्ड पार करने के बाद वो चट्टान लुढ़क तो जाती है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक और चुनौती आ जाती है। अरे यार, अब क्या? इससे फार्माकोलॉजी में सीलिंग इफेक्ट कहा जाता है। सीलिंग इफेक्ट मतलब एक छत आ जाती है। हाँ, लूप ऑफ हेनले में ट्रांसपोर्टर्स की एक सीमित संख्या होती है। एक बार जब आपने थ्रेशोल्ड डोज देकर उन सभी ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर दिया, यानी आपने अपनी तरफ से चट्टान को पूरी तरह से धक्का दे दिया, तो उसके बाद आप फ्यूरोसेमाइड की डोज कितनी भी बढ़ा लें, उसका कोई अतिरिक्त फायदा नहीं होगा। ओहो। आप एक बंद दरवाजे को कितनी भी जोर से धक्का दें, वो उससे ज्यादा थोड़ी ना खुलेगा। हाँ, ये तो लॉजिकल है। और सबसे बड़ी बात, डिस्टल ट्यूब्यूल की जिस हाइपरट्रोफी की हमने बात की थी, वो इस एक्स्ट्रा डोज को भी बेअसर कर देगी। क्यों? क्योंकि आप लूप से जितना ज्यादा नमक नीचे भेजेंगे, वो डिस्टल ट्यूब्यूल का वैक्यूम क्लीनर उसे उतनी ही तेजी से वापस सोख लेगा। बाप रे। इसलिए सिर्फ डोज बढ़ाना कोई रणनीति नहीं है, ये बस एक हारी हुई लड़ाई लड़ना है। तो यहाँ आके पूरा मेडिकल सिस्टम एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। बिल्कुल। मरीज के शरीर में पानी भर रहा है, फ्यूरोसेमाइड अपनी अधिकतम क्षमता यानी सीलिंग तक पहुंच चुका है, और डिस्टल ट्यूबुल ने अपनी दीवारें इतनी मजबूत कर ली है कि वो सारा नमक वापस खींच रहा है। हाँ, स्थिति एकदम हाथ से निकलती हुई लगती है। और यहीं पर इस मेडिकल थ्रिलर में एक नए किरदार की एंट्री होती है। हाँ, हीरो की एंट्री। बिल्कुल। किसी हॉलीवुड की एक्शन बड़ी कॉप फिल्म की तरह जब शहर का जनरल हारने लगता है तो बैकअप बुलाया जाता है। और क्या बैकअप है? आसमान से एक हेलीकॉप्टर उतरता है और उसमें से एक स्पेशल फोर्स का एजेंट बाहर आता है। इसका नाम है स्पेशलिस्ट मेटोलाजोन। मेटोलाजोन, हाँ। रिसर्च पेपर्स इसे थियाज़ाइड लाइक डायोरेटिक कहते हैं, लेकिन ये कोई साधारण दवा नहीं है, ये एक एलीट हथियार है। बिल्कुल है। मेटोलाजोन की एंट्री असल में मेडिसिन के सबसे शानदार चमत्कारों में से एक है। सच में? इतना खास क्या है इसमें? इसकी खासियत को समझने के लिए हमें एक बार फिर से उसी किडनी सिटी की पावर सप्लाई को देखना होगा। पावर सप्लाई? हमने पहले बात की थी कि हार्ट फेलियर जैसी स्थितियों में किडनी तक खून बहुत कम पहुंचता है। इस खून के बहाव को GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। GFR, हाँ। जब GFR गिर जाता है तो ज्यादातर मूत्रवर्धक दवाइयां वो काम करना बंद कर देती हैं। क्यों? उन्हें खून के बहाव से क्या मतलब? क्योंकि उन दवाओं को काम करने की जगह तक पहुंचने के लिए एक अच्छे खासे प्रेशर की जरूरत होती है। अगर शहर का पावर प्लांट यानी GFR ठप पड़ा है तो साधारण दवाइयां रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। ओह! वो डिस्टल ट्यूबल तक पहुंच ही नहीं पाती। इसका मतलब है कि दवा तो शरीर में मौजूद है, लेकिन चूंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम और प्रेशर फेल हो चुका है, इसलिए वो उस युद्ध के मैदान तक पहुंच ही नहीं पा रहे जहां उसे लड़ना है। एकदम ठीक कहा। लेकिन मेटालाजोन की फार्माकोलॉजी इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। कैसे? ये दवा अत्यधिक लिपोफिलिक होती है। लिपोफिलिक मतलब इसका क्या फायदा होता है? मतलब ये खून में मौजूद प्रोटीन्स के साथ बहुत बहुत मजबूती से जुड़ जाती है और इसका हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है। अच्छा। इसे ट्यूबुलर फ्लूइड में धकेले जाने के लिए GFR के भारी दबाव की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्या बात है। ये अपनी रासायनिक संरचना के कारण उस गिरे हुए GFR उस ठप पड़े पावर प्लांट के बावजूद डिस्टल ट्यूब्यूल तक अपना रास्ता बना लेती है। वाओ! ये चुपचाप उस हाइपरट्रोफाइड इलाके में घुसपैठ कर सकती है जहां बाकी सारी दवाइयां वो हार मान चुकी थी। ये तो किसी सीक्रेट एजेंट के काम करने का तरीका हुआ। बिल्कुल।
जहां पूरी सेना सामने से हमला करने में नाकाम हो रही है क्योंकि पुल टूट चुके हैं और प्रेशर नहीं है, वहां ये स्पेशलिस्ट मेटोला जोन किसी गुप्त रास्ते से सीधा दुश्मन के बेस कैंप में उतर जाता है। बहुत सही एनालॉजी है। तो अब हमारे पास लूप ऑफ हेनले में जनरल फ्यूरेसेमाइड है जो पूरी ताकत से काम कर रहा है, और डिस्टल ट्यूबुल में ये स्पेशलिस्ट मेटोलोजोन पहुंच चुका है। दोनों अपनी अपनी जगह पर। अब ये दोनों मिलकर उस ब्रेकिंग इफेक्ट को, उस मजबूत डिस्टल ट्यूबुल को तोड़ते कैसे हैं? जब ये दोनों दवाइयां एक साथ दी जाती हैं तो ये सिर्फ एक सहयोग नहीं होता। मेडिसिन की दुनिया में इसे सिनर्जिस्टिक स्ट्राइक कहा जाता है। सिनर्जिस्टिक स्ट्राइक सुनने में ही दमदार लग रहा है भी। ये कोई साधारण 1 + 1 = 2 वाला गणित नहीं है। यहाँ दोनों मिलकर एक ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जो दोनों के अकेले के प्रभाव से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो काम कैसे करता है ये? इसे इस तरह से समझिए। सबसे पहले होता है फ्रंट अटैक, सामने से हमला। हाँ, जनरल फ्यूरोसेमाइड अपने थ्रेशोल्ड पर काम करते हुए लूप ऑफ हेनले से भारी मात्रा में सोडियम को ब्लॉक करता है और उसे नीचे डिस्टल ट्यूबुल की तरफ धकेलता है। और पहले क्या हो रहा था? जब ये भारी मात्रा में सोडियम नीचे जाता था तो डिस्टिल डिस्ट्रिक्ट वाले अपनी अपनी बड़ी बाल्टियां और वैक्यूम क्लीनर लेके तैयार बैठे होते थे। बिल्कुल। और उसे वापस शरीर में खींच लेते थे। एकदम सही। लेकिन इस बार जब वो सोडियम नीचे पहुंचता है तो कहानी बदल चुकी होती है। अच्छा। डिस्टल ट्यूब्यूल के वो सारे रिसेप्टर्स जो सोडियम को पकड़ने के लिए पागल हो रहे थे, उन्हें स्पेशलिस्ट मेटोलाजोन ने पहले ही ब्लॉक कर दिया है। माय गॉड। ये है बैक अटैक। मेटोलाजोन सीधा डिस्टल ट्यूब्यूल के उन सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स पर जाकर बैठ जाता है और उन्हें निष्क्रिय कर देता है। तो ये एक परफेक्ट मिलिट्री पेंसर मूवमेंट या कह लें चक्रव्यूह की तरह है। हाँ, बिल्कुल एक चक्रव्यूह है। दुश्मन को आगे से खदेड़ा गया। दुश्मन ने सोचा कि वो भागकर पीछे के दरवाजे से यानी डिस्टल ट्यूब्यूल से छुपकर वापस शहर में घुल जाएगा। लेकिन जब वो पीछे के दरवाजे पर पहुंचता है तो वहां पहले से ही स्पेशलिस्ट मेटोलाजोन ताला लगाकर खड़ा है। हाँ, चकमा देने वाले को ही चकमा दे दिया। दुश्मन के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आगे से एक बहुत बड़ा धक्का मिला है और पीछे का दरवाजा बंद है। और इसका नतीजा क्या होता है? मजबूरन उस सोडियम को और उसके साथ साथ उस सारे एडिमा के पानी को शरीर से बाहर भागना ही पड़ता है। वाओ, ये तो मास्टर स्ट्रोक है ना? इस पूरी अचूक रणनीति को विज्ञान की भाषा में सीक्वेंशियल नेफ्रॉन ब्लॉकेड कहते हैं। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक? हाँ, सीक्वेंशियल का मतलब है एक के बाद एक। किडनी ने अपने नेफ्रॉन में सोडियम को वापस सोखने के लिए अलग अलग जगह चौकियां बनाई हैं। अगर आप सिर्फ एक चौकी यानी लूप ऑफ हेनली को बंद करते हैं तो किडनी दूसरी चौकी यानी डिस्टल ट्यूब्यूल की ताकत बढ़ाकर अपना काम निकाल लेती है, जो ब्रेकिंग इफेक्ट में हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन सीक्वेंशियल ब्लॉकेड में डॉक्टर एक साथ कई चौकियों को ब्लॉक कर देते हैं। जनरल फ्यूरोसेमाइड पहली चौकी को तबाह करता है और मेटोलाजोन दूसरी चौकी को। अमेजिंग। इस सिनर्जी के कारण किडनी की हाइपरट्रोफी की जो चालाक रणनीति थी वो पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। जब ये इलाज काम करता है तो आईसीयू में लेटे उस मरीज के शरीर से चमत्कारिक रूप से पानी बाहर निकलने लगता है और वो दोबारा खुलकर सांस ले पाता है। बिल्कुल, उसकी जान बच जाती है। ये पूरा प्रोसेस ये साबित करता है कि कई बार सबसे जटिल समस्याओं का समाधान सिर्फ ताकत बढ़ाना या हाइपरडोज देना नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर दुश्मन आपसे ज्यादा स्मार्ट हो रहा है तो आपको उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसे आउटस्मार्ट करना है। दवाओं की ये सिनर्जी शरीर की उस जिद्दी रक्षा प्रणाली को आउटस्मार्ट करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। हमारा शरीर सच में कितना अद्भुत है और मेडिकल साइंस की ये कश्मकश कितनी दिलचस्प। लेकिन इस पूरी रिसर्च को गहराई से समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार आ रहा है। अच्छा, क्या विचार है? हमने देखा कि कैसे दो दवाओं ने मिलकर इवोल्यूशन के उस पुराने सॉफ्टवेयर को चकमा दे दिया। उन्होंने दोनों दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन अगर हम मानव शरीर की अडेप्टेबिलिटी को देखें तो ये कभी हार नहीं मानता। ये तो है, इवोल्यूशन बहुत शक्तिशाली है। तो क्या ये संभव है कि भविष्य में या शायद लंबी बीमारियों से जूझ रहे कुछ मरीजों में किडनी इस डबल टीम अटैक या सीक्वेंशियल ब्लॉकेड को भी पहचान ले? ये एक डरावना लेकिन बहुत ही वैलिड सवाल है। अगर आगे और पीछे दोनों दरवाजे बंद हैं तो क्या इवोल्यूशन और शरीर की जिद कोई तीसरा गुप्त दरवाजा तैयार कर लेगी? हो सकता है। इंसान के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट
और मेडिकल साइंस के बीच हथियारों की ये जो होड़ चल रही है, आर्म्स रेस चल रही है, ऐसा लगता है कि ये इवोल्यूशन की सबसे बड़ी और कभी न खत्म होने वाली जंग है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है। अगली बार जब इस किडनी सिटी में फ्लड अलार्म बजेगा तो ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि शरीर कौन सा नया हथियार निकालता है। एक ऐसी डरावनी स्थिति के बारे में सोचना भी मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। सोचिए कि एक इंसान सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा है। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग सकता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर उसके ही फेफड़ों में पानी भरता जा रहा है। हाँ, और सबसे डरावनी बात यह है कि वो किसी नदी या समंदर में नहीं डूब रहा है, वो अपने ही शरीर के तरल पदार्थों में, मतलब अपने ही फ्लूइड्स में डूब रहा है। बिल्कुल। और ऐसी भयानक मेडिकल इमरजेंसी में ना कोई आम पेन किलर, कोई एंटीबायोटिक या कोई पट्टी काम नहीं आती। एकदम सही कहा। मतलब जब मानव शरीर रूपी इस विशाल शहर में अचानक ऐसी बाढ़ आ जाए या कोई दुश्मन चुपके से अंगों की दीवारों को कमजोर करने लगे, तो बचाव के लिए किसी आम दवा की नहीं बल्कि एक स्पेशल टास्क फोर्स की जरूरत होती है। और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन इसी स्पेशल टास्क फोर्स को डिकोड करना है। जी, आज हम डायूरेटिक्स यानी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर निकालने वाली दवाओं के इस अद्भुत और जटिल विज्ञान में गहराई से उतरने वाले हैं। और देखिए, ये चर्चा सिर्फ दवाओं के नाम रटने के बारे में नहीं है। हमारा मकसद उन मेडिकल सोर्स मटेरियल्स का विश्लेषण करना है ताकि हम समझ सकें कि हर गंभीर बीमारी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस यानी सबसे सटीक हथियार आखिर तय कैसे होता है। सही बात है। मैं तो कहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया को समझना किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की रणनीति को समझने जैसा है। मतलब अक्सर हम लोग डायूरेटिक्स को सिर्फ यूरिन बढ़ाने वाली गोलियों के तौर पर देखते हैं ना। हाँ, और ये एक बहुत ही अधूरा नजरिया है, क्योंकि देखिए, शरीर का हर अंग ना अलग तरीके से काम करता है। जब उन अंगों पर कोई संकट आता है तो उसकी प्रकृति भी बिल्कुल अलग होती है। फेफड़ों की सूजन का विज्ञान दिमाग की सूजन के विज्ञान से पूरी तरह अलग है। बिल्कुल। इसलिए हर डायूरेटिक का अपना एक खास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, मतलब उसके काम करने का एक बहुत ही विशिष्ट तरीका। दवा कब देनी है, कितनी देनी है, और सबसे ज़रूरी बात, कौन सी दवा किस रास्ते से जाकर शरीर के किस रिसेप्टर पे काम करेगी, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा हिस्सा खतरे में है और हमारे पास वक्त कितना है। वक्त ही तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऐसी स्थितियों में। तो चलिए इसी बात से उस सबसे पहली और सबसे खौफनाक स्थिति की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, फेफड़ों की बाढ़। हाँ, जिसे मेडिकल भाषा में एक्यूट पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। जी, मान लेते हैं कि एक मरीज है, चलिए समझने के लिए उसका नाम मिस्टर हार्ट फेलियर रख देते हैं। अच्छा नाम है, क्योंकि यहाँ असली समस्या फेफड़ों से नहीं बल्कि दिल से ही शुरू होती है। बिल्कुल, मतलब जब दिल अचानक अपना पंप करने का काम सही से नहीं कर पाता तो खून आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ बैकअप मारने लगता है ना। एकदम सही। देखिए, यहाँ शरीर की प्लम्बिंग को समझना बहुत जरूरी है। दिल का बायां हिस्सा, जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, वो पूरे शरीर में खून धकेलता है। हाँ, जब ये पंप किसी वजह से कमजोर पड़ जाता है तो खून पीछे फेफड़ों की उन नसों में इकट्ठा होने लगता है जो दिल तक ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून ला रही होती है। ओहो, मतलब एक तरह का ट्रैफिक जैम लग जाता है वहाँ। बिल्कुल, एक भयंकर ट्रैफिक जैम। और इस प्रेशर की वजह से खून की नसों से पानी रिस कर फेफड़ों की उन छोटी छोटी हवा की थैलियों में भरने लगता है, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। और यहीं वो डूबने वाली स्थिति पैदा होती है। बाप रे, मतलब जब हवा की जगह पानी ले लेगा तो ऑक्सीजन खून तक पहुंचेगी कैसे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी। फेफड़ों के टावर पूरी तरह से पानी में डूब रहे होते हैं और कंट्रोल रूम में रेड अलर्ट बज रहा होता है। ऐसे में हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो बिजली की रफ्तार से काम करे, मतलब एक फार्माकोलॉजिकल द फ्लैश की। बहुत सही तुलना की आपने। और इस स्थिति में वो द फ्लैश साबित होता है IV फुरोसेमाइड। IV फुरोसेमाइड। हाँ, इस दवा को सीधे नसों में दिया जाता है और ये शरीर में जाते ही किडनी के अंदर मौजूद लूप ऑफ हेनले नाम के हिस्से पर सीधा हमला करती है और नतीजा, कुछ ही मिनटों के भीतर फेफड़ों में भरा सारा पानी यूरिन के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाता है। क्या बात है। लेकिन ये लूप ऑफ हेनली क्या है? मतलब ये दवा काम कैसे करती है? ये बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। देखिए,
किडनी के अंदर लाखों छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। हाँ, नेफ्रॉन। हर नेफ्रॉन में एक यू आकार की ट्यूब होती है। इसी ट्यूब को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। नॉर्मल स्थिति में ये लूप यूरिन से नमक यानी सोडियम को वापस खून में खींचने का काम करता है। और शरीर का एक सीधा सा नियम है, पानी हमेशा नमक के पीछे पीछे चलता है। अच्छा, जहां नमक जाएगा पानी वहीं जाएगा। बिल्कुल। अब फ्रोसेमाइड एक लूप डायूरेटिक है। ये सीधे जाकर उस लूप के गेट को ही बंद कर देता है। तो जब नमक वापस शरीर में नहीं जा पाता तो भारी मात्रा में पानी भी यूरिन के साथ शरीर से बाहर धकेल दिया जाता है। अरे वाह! तो क्या हम कह सकते हैं कि जब शहर यानी फेफड़ों का ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया हो और पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा हो, तो आईवी फुरोसेमाइड उस विशाल डैम के इमरजेंसी फ्लड गेट की तरह काम करता है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। मतलब जिसे खोलते ही सारा पानी एक भारी बहाव के साथ तेजी से बाहर निकल जाता है और शहर डूबने से बच जाता है। जी हाँ, लेकिन देखिए, फ्लड गेट खोलना तो बस एक हिस्सा है। फुरोसेमाइड का एक और जादुई काम है जो इसे इस इमरजेंसी के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। अच्छा, वो क्या है? मैंने बताया ना कि इसे आईवी यानी सीधे नसों में दिया जाता है। हाँ। ऐसा इसलिए ताकि ये कुछ ही सेकंड्स में खून में पहुंच जाए। आप देखिए जादू। पानी निकालने से पहले ही ये दवा खून की नसों को थोड़ा सा चौड़ा कर देती है। मेडिकल टर्म्स में इसे वेनोडाइलेशन कहते हैं। नसें चौड़ी होने से क्या होगा? जैसे ही नसें चौड़ी होती हैं, फेफड़ों और दिल पर पड़ रहा प्रेशर तुरंत कम हो जाता है। अरे वाह! हाँ, तो मरीज को यूरिन पास करने से पहले ही सांस लेने में थोड़ी राहत महसूस होने लगती है। ये एक दोहरी रणनीति है, पहले दबाव कम करो और फिर पानी बाहर निकालो। क्या बात है, मतलब दो तरफा हमला। हाँ। तो चलिए, फेफड़ों को तो हमने डूबने से बचा लिया, लेकिन क्या होगा अगर ऐसी स्थिति किसी ऐसी जगह बन जाए जहां पानी के फैलने के लिए कोई जगह ही ना हो? आपका मतलब है कोई बहुत ही बंद और नाजुक जगह? बिल्कुल, मेरा मतलब है हमारे दिमाग के अंदर। चलिए एक और भयानक इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, जिससे द ब्रेन स्क्वीज या दिमाग की सूजन कहा जा सकता है। जी। मान लीजिए सिर पर कोई बहुत गंभीर चोट लगी है और उसके कारण सेरेब्रल एडिमा हो गया है। ये बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है, क्योंकि देखिए, दिमाग की शारीरिक संरचना इससे बाकी पूरे शरीर से बिल्कुल अलग बनाती है। अगर हाथ या पैर में सूजन आती है तो त्वचा फैल जाती है, सूजन को जगह मिल जाती है। हाँ, वो बाहर से दिखती भी है। बिल्कुल। लेकिन इंसान की खोपड़ी, वो तो हड्डियों का एक मजबूत और पूरी तरह से बंद बक्सा है। इसमें फैलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जब चोट लगने से दिमाग के टिश्यू सूजने लगते हैं तो अंदर भयंकर दबाव बनने लगता है, दिमाग कुचला जाने लगता है अपनी ही खोपड़ी के अंदर। बाप रे। और अगर ये प्रेशर कम नहीं हुआ ना, तो दिमाग खोपड़ी के निचले हिस्से में मौजूद उस एकमात्र छोटे से छेद से, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, बाहर की तरफ धकेला जाने लगता है, जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ती है। एकदम सही। और ये स्थिति तुरंत जानलेवा होती है, क्योंकि यहीं से हमारी सांस और दिल की धड़कन कंट्रोल होती हैं। हे भगवान। तो इस बंद किले को बचाने के लिए हमारा वो पहला सुपर हीरो द फ्लैश काम नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ पानी शरीर से बाहर नहीं निकालना है, हमें उस पानी को दिमाग के अंदर की कोशिकाओं से खींचकर बाहर लाना है। बिल्कुल सटीक बात पकड़ी आपने। और यहाँ पुकार आती है एक अलग सुपर हीरो की, जिसे हम द मैग्नेटिक जायंट कह सकते हैं, यानी मैनिटॉल। हाँ, मैनिटॉल। इसे भी नसों में डाला जाता है और ये सीधे दिमाग के सूजे हुए टिश्यू में से पानी को खींचकर खून में ले आती है, जिससे वो जानलेवा प्रेशर तुरंत कम हो जाता है। और इसके पीछे ऑस्मोसिस का विज्ञान काम कर रहा होता है। ऑस्मोसिस, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल। देखिए, मैनिटॉल ना एक चीनी जैसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में पचता नहीं है। जब इसे नसों में डाला जाता है तो ये खून के गाढ़ेपन को, जिसे ऑस्मोलैरिटी कहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा, खून गाढ़ा हो जाता है? हाँ, और ऑस्मोसिस का एक सीधा सा नियम है, पानी हमेशा कम गाढ़ेपन वाले हिस्से से ज्यादा गाढ़ेपन वाले हिस्से की तरफ भागता है। ओहो, मतलब मैनिटॉल नसों के अंदर एक शक्तिशाली चुंबक की तरह बैठ जाता है। बिल्कुल। वो दिमाग की सूजी हुई कोशिकाओं के अंदर फंसे हुए पानी को खींचकर बाहर निकालता है और खून की नसों में ले आता है। फिर बाद में हमारी किडनी इस एक्स्ट्रा पानी को शरीर से बाहर कर देती है। अरे रुकिए, यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आ रहा है। पूछिए। देखिए, अगर मैनिटॉल एक चुंबक है जो पानी खींचकर निकालता है और हमारा पहला हीरो फुरोसेमाइड भी शरीर से पानी ही निकालता है,
तो हम मैनिटॉल को फेफड़ों की बाढ़ यानी पल्मोनरी एडिमा में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब पानी निकालना तो पानी निकालना है ना, चाहे दवा कोई भी हो। इस पावरफुल मैग्नेट को फेफड़ों का पानी सुखाने के लिए क्यों नहीं लगा देते? और यही वो जगह है जहां एक छोटी सी गलती मरीज की जान ले सकती है। जान ले सकती है। सच में। हाँ। ये फार्माकोलॉजी का एक ऐसा नियम है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। देखिए, मैनिटॉल के काम करने के तरीके को जरा ध्यान से समझिए। मैंने क्या बताया था, ये सबसे पहले पानी को कहाँ खींच कर लाता है? सीधा खून की नसों में। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि शरीर से पानी बाहर निकलने से पहले नसों के अंदर बह रहे खून की कुल मात्रा यानी ब्लड वॉल्यूम अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओहो, मतलब पानी किडनी तक पहुंचकर बाहर निकलने से पहले पूरे खून के सिस्टम में गोल गोल घूमता है। एकदम सही। अब जरा उस मरीज के बारे में सोचिए जिसके फेफड़े पहले से ही पानी में डूब रहे हैं। उसका दिल पहले से ही फेल हो रहा है, वो बचे हुए खून को ही ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है। हाँ, हमने शुरुआत में यही बात की थी। तो अगर ऐसे मरीज को मैनिटॉल दे दिया जाए तो खून की नसों में पानी का वॉल्यूम अचानक बढ़ जाएगा। दिल इस एक्स्ट्रा सैलाब को बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा। बाप रे। और वो सारा का सारा अतिरिक्त पानी वापस उसी जगह जा गिरेगा जहां पहले से बाढ़ है, यानी फेफड़ों में। मतलब मैनिटॉल फेफड़ों की बाढ़ को ठीक करने के बजाय उसमें तुरंत एक नया सैलाब ला देगा। जी, ये फेफड़ों के मरीज के लिए सीधा सीधा जानलेवा होगा। ये तो सच में आग में घी डालने वाला काम हो गया। बाहर से पानी निकालने की कोशिश में सिस्टम के अंदर ही एक नई बाढ़ पैदा कर देना। बिल्कुल। ये साफ करता है कि मैनिटॉल सेरेब्रल इडिमा यानी दिमाग की सूजन के लिए तो एक वरदान है, लेकिन फेफड़ों की सूजन के लिए एक अभिशाप है। और यही कारण है कि किसी भी दवा को ड्रग ऑफ चॉइस कहने से पहले उसके असर के हर एक स्टेप को बारीकी से समझना पड़ता है। रफ्तार और ताकत तभी काम आती है जब आपकी दिशा सही हो। बहुत खूब। तो चलिए इन दोनों तीव्र और तेज रफ्तार वाली इमरजेंसी से बाहर निकलते हैं। अब शरीर में चलने वाले एक धीमे और बहुत लंबे युद्ध की तरफ मुड़ते हैं, यानी क्रॉनिक कंडीशंस की तरफ। हाँ, एक ऐसी स्थिति जिसे हम द संकन सिटी यानी डूबता हुआ शहर कह सकते हैं। ये लिवर सिरोसिस की स्थिति है। मान लीजिए कोई मिस लिवर सिरोसिस हैं, जिनका लिवर लंबे समय से खराब चल रहा है और इसके कारण उनके पेट की खाली जगह में बहुत सारा पानी जमा हो गया है। मेडिकल भाषा में इस पेट में पानी भरने की स्थिति को एसाइटिस कहा जाता है ना? जी, एसाइटिस। और इस स्थिति में जो लड़ाई है ना, वो अचानक आई किसी चोट या हार्ट फेलियर जैसी नहीं है। लिवर सिरोसिस एक पुरानी और धीरे धीरे शरीर को खोखला करने वाली बीमारी है। तो इसमें शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? तो उसमें से गुजरने वाली नसों में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ हमारे शरीर का सिस्टम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो इसे गलत समझ लेता है। शरीर को लगता है कि खून की नसों में पानी कम हो गया है या शायद इंसान का खून बह रहा है। ओहो, मतलब एक झूठा अलार्म बज जाता है। बिल्कुल, एक झूठा अलर्ट। और इस अलर्ट के जवाब में हमारी किडनी एक हार्मोन की पूरी फौज खड़ी कर देती है। अच्छा। हाँ, और इस फौज का सेनापति है जनरल एल्डोस्टेरॉन। जनरल एल्डोस्टेरॉन। तो ये एल्डोस्टेरॉन असल में क्या करता है जो ये इस कहानी का मुख्य विलन बन जाता है? एल्डोस्टेरॉन का नॉर्मल काम होता है शरीर में सोडियम और पानी को रोक कर रखना और पोटेशियम को यूरिन के रास्ते बाहर फेंकना। ठीक है। लेकिन जब लिवर खराब होता है तो ये जनरल एल्डोस्टेरॉन बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। वो भारी मात्रा में पानी और नमक को शरीर में रोकने लगता है और यही एक्स्ट्रा पानी रिस कर पेट में जमा होने लगता है, जिससे एसाइटिस होता है। बाप रे। पेट इतना ज्यादा फूल जाता है कि मरीज को ठीक से सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। और इस बेकाबू विलन को हराने के लिए कोई फ्लड गेट खोलने वाला द फ्लैश काम नहीं आ सकता, क्योंकि हमें धीमा और सटीक काम चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए जरूरत होती है एक अंडरकवर जासूस की, जिसे हम कहेंगे एजेंट स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन, सही नाम दिया है आपने। ये कोई तेज तर्रार हमलावर दवा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही धीमी और जासूसी वाली रणनीति पर काम करती है। ये चुपचाप एल्डोस्टेरॉन को धोखा देती है और पेट का पानी कम करती है। हाँ, और तकनीकी भाषा में स्पाइरोनोलैक्टोन एक एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी। हाँ, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी या रुकावट डालने वाला। इसे एक गेम की तरह समझिए।
कोशिका के अंदर एक खास कुर्सी होती है जिसे हम रिसेप्टर कहते हैं, जहां एल्डोस्टेरॉन को बैठना होता है। जब वो वहां बैठता है तब जाकर वो पानी रोकने का आदेश देता है। अच्छा, तो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करता है? एजेंट स्पाइरोनोलैक्टोन शरीर में जाकर चुपचाप उस कुर्सी पर खुद ही बैठ जाता है। अरे वाह! तो जब जनरल एल्डोस्टेरॉन वहां पहुंचता है तो उसे बैठने की जगह ही नहीं मिलती, उसका आदेश ब्लॉक हो जाता है क्या बात है! और हमारा शरीर आराम से उस अतिरिक्त सोडियम और पानी को यूरिन के रास्ते बाहर निकालने लगता है। ये तो किसी एक्शन फिल्म से ज्यादा एक स्पाई थ्रिलर जैसी कहानी लग रही है। एजेंट स्पाइरोनोलैक्टोन दुश्मन के कैंप में घुसकर उसे अंदर से ही कमजोर कर देता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, हमने उस तेज रफ्तार वाले फुरूसेमाइड को यहाँ क्यों नहीं चुना? मतलब पेट का सारा पानी एक ही बार में तेजी से क्यों नहीं निकाल देते? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, लेकिन देखिए ऐसा करना मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? क्योंकि लिवर की बीमारी में शरीर का जो बैलेंस है ना, वो एक बहुत ही नाजुक धागे पर टिका होता है। अगर हम फुरूसेमाइड जैसी तेज दवा देकर पेट का सारा पानी अचानक से निकाल देंगे तो खून की नसों में पानी की भारी कमी हो जाएगी। इससे ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाएगा और हो सकता है किडनी काम करना ही बंद कर दे। बाप रे, मतलब शॉक लग सकता है शरीर को। बिल्कुल। इसलिए लिवर सिरोसिस में हमें बहुत ही धीमी और सदी हुई रणनीति चाहिए होती है। स्पाइरोनोलैक्टोन धीरे धीरे काम करता है, जिससे शरीर को एडजस्ट होने का पूरा समय मिल जाता है। समझ गया। लेकिन इस दवा के साथ, या कह लें इस जासूस के साथ, एक बड़ी समस्या भी जुड़ी हुई है। जासूस के साथ समस्या? वो क्या है? याद करिए कि एल्डोस्टेरॉन का काम क्या था? सोडियम रोकना और पोटेशियम बाहर फेंकना। एकदम सही। अब जब स्पाइरोनोलैक्टोन उस कुर्सी पर बैठकर एल्डोस्टेरॉन को ब्लॉक करता है तो पूरी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। उल्टी हो जाती मतलब शरीर सोडियम तो बाहर निकालने लगता है, लेकिन जो पोटेशियम बाहर जाना चाहिए था उसे शरीर के अंदर ही रोकने लगता है। ओहो! इससे खून में पोटेशियम का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ सकता है, जिसे हाइपरकैलीमिया कहते हैं। और ये इतना खतरनाक है कि इससे इंसान के दिल की धड़कन रुक सकती है। अरे बाप रे, ये तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पानी निकालने गए थे और हार्ट अटैक का खतरा मोल ले लिया। हाँ, और इसी मुसीबत से बचने के लिए डॉक्टर्स एक मास्टर स्ट्रोक चलते हैं। वो क्या? स्पाइरोनोलैक्टोन को अक्सर थोड़ी मात्रा में फुरोसेमाइड के साथ मिलाकर दिया जाता है। अच्छा, दोनों को मिला देते हैं। हाँ, देखिए, फुरोसेमाइड शरीर से पोटेशियम को बाहर धकेलता है और स्पाइरोनोलैक्टोन उसे रोकता है। दोनों का प्रभाव आपस में टकराकर एक परफेक्ट बैलेंस बना देता है। क्या गजब का कोऑर्डिनेशन है ना? पेट से पानी भी धीरे धीरे निकल जाता है और खून में पोटेशियम का संतुलन भी बिल्कुल नहीं बिगड़ता। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करने वाले एजेंट्स को साथ मिलाकर एक परफेक्ट टीम बना दी गई। हाँ, शानदार। तो चलिए, अब चूंकि बात लंबी अवधि के युद्ध की छिड़ ही गई है, तो शरीर की सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी की दीवार को भी देख लेते हैं। आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर। ये कहानी है ओल्ड मैन हाइपरटेंशन की। कल्पना कीजिए कि एक इंसान का ब्लड प्रेशर सालों से लगातार बढ़ा हुआ है। दिल बहुत जोर से खून पंप कर रहा है और नसों की दीवारें इस लगातार बढ़ने वाले हाई प्रेशर की वजह से कमजोर हो रही है। देखिए, ये कोई रातों रात होने वाली दुर्घटना नहीं है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर? हाँ, खून की नसें यानी आर्टरीज एक पाइपलाइन की तरह होती हैं। जब उनमें प्रेशर लगातार बहुत ज्यादा होता है तो पाइप फटने का डर रहता है और यही आगे चलकर ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक का कारण बनता है। और इस खामोश खतरे से निपटने के लिए जिन सिपाहियों को बुलाया जाता है उन्हें हम भरोसेमंद मैनेजर्स कह सकते हैं। बिल्कुल, थियाजाइड डायूरेटिक्स। जी, जैसे कि क्लोरथैलिडोन या हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। ये अपना काम बहुत ही स्थिरता और शांति से करते हैं। लेकिन यहाँ एक आम धारणा है जो इस बात से बिल्कुल मेल नहीं खाती। कैसी धारणा? मतलब अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो क्या उसे तुरंत कोई ऐसी दवा नहीं देनी चाहिए जो एक ही झटके में बीपी को नीचे ले आए? जगह है जहां लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। देखिए, हमारे शरीर का और खासकर हमारे दिमाग का एक अपना ऑटो रेगुलेशन सिस्टम होता है। ऑटो रेगुलेशन? हाँ, जब किसी इंसान को सालों तक हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसके दिमाग को उस हाई प्रेशर पर ही खून लेने की आदत पड़ जाती है। अच्छा, वो उसी प्रेशर पर सेट हो जाता है? बिल्कुल। अब अगर कोई फुरोसेमाइड जैसी तेज दवा देकर अचानक से ब्लड प्रेशर गिरा दे तो दिमाग को क्या लगेगा?
उसे लगेगा कि खून मिलना बंद हो गया है। ओहो, मतलब दिमाग में अचानक लो वोल्टेज जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। सटीक रूप से यही होगा। दिमाग को खून और ऑक्सीजन मिलना अचानक कम हो जाएगा। इसे इस्कीमिया कहते हैं। बाप रे। इससे मरीज को चक्कर आ सकता है, वो बेहोश होकर गिर सकता है, हम्म, या उसे सीधा स्ट्रोक हो सकता है। तो मतलब हाई ब्लड प्रेशर को तुरंत क्रैश करना बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। शरीर को एक ऐसे रिलायबल मैनेजर की जरूरत होती है जो रातों रात कोई बड़ा बदलाव ना करे, बल्कि लगातार स्थिरता के साथ सिस्टम को सुधारे। और हमारे थियाजाइड्स यही काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। थायाजाइड डायूरेटिक्स किडनी के एक अलग हिस्से पर काम करते हैं, जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी कहते हैं। ठीक है। शुरुआती कुछ हफ्तों तक तो वे यूरिन के जरिए बस थोड़ा थोड़ा पानी और नमक बाहर निकालते हैं, लेकिन उनका असली और सबसे जादुई काम कुछ महीनों बाद शुरू होता है। महीनों बाद? ऐसा क्या करते हैं वो? लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर थियाजाइड्स खून की नसों की दीवारों को अंदर से थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, उन्हें चौड़ा कर देते हैं। वैसोडाइलेशन। हाँ, जरा सोचिए, अगर पाइप को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए तो पानी को बहने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी, और पाइप की दीवारों पर पड़ने वाला दबाव अपने आप कम हो जाएगा। क्या बात है! ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये थियाजाइड्स मैनेजर्स किसी कंपनी के उन पुराने, शांत और भरोसेमंद कर्मचारियों की तरह है, जो कभी शोर नहीं मचाते, हाँ, बिल्कुल। लेकिन रोज अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, और उन्हीं की वजह से पूरी कंपनी बिना किसी क्रैश के सही से चल रही होती है। बहुत सही कहा आपने। लेकिन इन मैनेजर्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। इनमें एक सीक्रेट टैलेंट भी है, एक ऐसा टैलेंट जो शरीर के एक बिल्कुल अलग हिस्से, यानी हमारी किडनी को एक बिल्कुल अलग ही खतरे से बचाता है। और मैं बता दूं, ये मेडिकल साइंस के सबसे दिलचस्प चमत्कारों में से एक है, थियाजाइड्स का द स्टोन गार्ड इफेक्ट। द स्टोन गार्ड। चलिए इसे समझते हैं। ये किडनेफ्रॉन का केस है, एक ऐसी स्थिति जहां किसी इंसान को बार बार कैल्शियम के किडनी स्टोन, मतलब गुर्दे की पथरी बन रही है, जी। जिसे मेडिकल भाषा में हाइपर कैल्सूरिया कहते हैं, यानी यूरिन में बहुत ज्यादा कैल्शियम का बहना। और यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यही थियाजाइड मैनेजर्स जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए आए थे ना, उनका एक कैल्शियम बचाने वाला जादू यहाँ काम आता है। वे कुछ ऐसा करते हैं कि यूरिन में कैल्शियम का जाना ही रुक जाता है। मतलब जो दवा ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बनाई गई थी, वो पार्ट टाइम में किडनी स्टोन गार्ड का काम भी कर रही है। ये तो जैसे दवाओं की दुनिया का बाय वन गेट वन फ्री ऑफर हो गया। बाय वन गेट वन फ्री, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। इसके पीछे की सेल्यूलर वर्किंग बहुत ही शानदार है। अच्छा, वो कैसे काम करती है? देखिए, जब थियाजाइड्स डिस्टल ट्यूब्यूल पर जाकर सोडियम यानी नमक को ब्लॉक करते हैं, तो कोशिका के अंदर एक अजीब सी प्रतिक्रिया होती है। कैसी प्रतिक्रिया? सेल के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए कोशिका एक दूसरा दरवाजा खोल देती है, जो सीधे खून की नसों से जुड़ा होता है। बदले में कोशिका के अंदर के कैल्शियम को बाहर खून में फेंक देता है। ओहो, मतलब यूरिन वाले रास्ते से कैल्शियम को हटाकर उसे सुरक्षित रूप से वापस खून में भेज दिया जाता है। बिल्कुल। इसे खून में हाइपरकैल्सीमिया यानी कैल्शियम का थोड़ा बढ़ना और यूरिन में हाइपोकैल्सीयूरिया यानी कैल्शियम का कम होना कहते हैं। तो इसका पथरी से क्या लेना देना है? अब इसे किडनी स्टोन के नजरिए से सोचिए ना, गुर्दे की पथरी आखिर है क्या? वो कैल्शियम के ही तो टुकड़े होते हैं। हाँ, वो यूरिन में मौजूद कैल्शियम के कणों के आपस में जुड़ने और सख्त होने से ही तो बनती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मजबूत दीवार को बनाने के लिए ईंट और गारे की जरूरत होती है। अरे वाह! और जब थियाजाइड्स यूरिन से सारा कैल्शियम वापस खून में खींच लेते हैं, तो स्टोन बनने के लिए ईंटें ही नहीं बचती। बिल्कुल सही। और जब ईंटें ही नहीं होंगी, तो दीवार यानी पथरी बनेगी कैसे? यही इसका सबसे बड़ा और जादुई प्रभाव है। और देखिए, यह हमें ये सिखाता है कि शरीर के अंदर कुछ भी अलग थलग नहीं है। सही बात है। एक दवा जो खून की नसों पर असर डाल रही है, वो एक ही समय पर किडनी के अंदर कैल्शियम के ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रही है। दवाओं का असर शरीर में कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता। एक सिस्टम पर डाला गया उनका प्रभाव किसी दूसरे सिस्टम के लिए एक जादुई वरदान साबित हो सकता है। ये पूरी चर्चा ना मतलब हमें ये दिखाती है कि हमारा शरीर कितना जटिल है
और मेडिकल साइंस की समझ कितनी गहरी है। जी बिल्कुल। डायूरेटिक्स सिर्फ पानी निकालने का काम नहीं करते, वे शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को रीबूट करने, उन्हें शांत करने या उनकी रक्षा करने का काम करते हैं। सही बीमारी के लिए सही हथियार यानी सही दवा का चुनाव करना ही असल में चिकित्सा की कला है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हर इमरजेंसी के लिए एक अलग हीरो है। अगर फेफड़ों की बाढ़ में स्पाइरोनोलैक्टोन जैसा धीमा जासूस भेजा जाए तो मरीज डूब जाएगा। हाँ, अगर ब्रेन एडेमा में फिरिसोइड दिया जाए तो वो उतना असरदार नहीं होगा जितना हमारा चुंबक यानी मैनेटॉल होता है। और अगर पल्मोनरी एडेमा में मैनेटॉल दे दिया जाए तो वो जानलेवा सैलाब ला देगा। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी एक्शन पैक्ड मेडिकल यात्रा को एक सूत्र में पिरोया जाए, हमने देखा कि कैसे फेफड़ों की खतरनाक बाढ़ में जान बचाने के लिए द फ्लैश यानी आईवी फ्यूरोसेमाइड की तेज फुर्ती काम आती है। जी। फिर हमने देखा कि कैसे दिमाग के उस मजबूत और बंद किले को कुचले जाने से बचाने के लिए द मैग्नेटिक जॉइंट यानी मैनेटॉल की ऑस्मोटिक ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लिवर सिरोसिस के लंबे जासूसी मिशन में हमने एजेंट स्पाइरोनोलैक्टोन को एल्डोस्टेरॉन नाम के विलन की कुर्सी चुपचाप छीनते हुए देखा। और फिर हमारे भरोसेमंद मैनेजर्स हाँ, अंत में क्रॉनिक हाइपरटेंशन की पुरानी दीवारों को फटने से बचाने के लिए थायाजाइड डायूरेटिक्स के भरोसेमंद मैनेजमेंट को समझा और साथ ही उनके उस जादुई साइड इफेक्ट को भी जाना जिसने किडनी स्टोन को बनने के लिए ईंटें ही नहीं दी। ये एक बहुत ही शानदार समरी है। इस पूरी चर्चा ने हमारे शरीर के भीतर चल रहे उन सूक्ष्म लेकिन बेहद शक्तिशाली युद्धों को एक नई रोशनी में दिखाया है। लेकिन देखिए, इस गहरी चर्चा से बाहर निकलने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार दिमाग में आ रहा है। अच्छा, वो क्या? मतलब सोचने वाली बात है। अगर थियाजाइड जैसी एक साधारण ब्लड प्रेशर की दवा का एक अप्रत्याशित गुण एक ऐसा साइड इफेक्ट बार बार होने वाले किडनी स्टोन को रोकने का इतना अचूक और शानदार इलाज बन सकता है, तो क्या पता आज हमारे दवा के डिब्बों में रखी रोजमर्रा की अन्य आम दवाओं के ऐसे और कौन से साइड इफेक्ट्स या छिपे हुए सुपर पावर्स हो सकते हैं जिन्हें आज शायद हम सिर्फ एक अनचाहा प्रभाव मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि क्या पता भविष्य में वही अनचाहे प्रभाव किसी बिल्कुल नई और आज की लाइलाज बीमारी का सबसे बड़ा और इकलौता इलाज बन जाए। चलिए कल्पना करते हैं कि कोई इंसान एक ऐसी दवा निगलता है जो उसके शरीर में अचानक से भर गए पानी को यानी बाढ़ को निकालने के लिए बनी है। और आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि बस गोली गले के नीचे गई और एकदम से जादू शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन असलियत ये है कि वो दवा शरीर के अंदर जाते ही एक बेहद छोटे मतलब एक माइक्रोस्कोपिक ट्रैफिक जैम में फंस जाती है, और वो भी उस अंग के ठीक बाहर जिसे बचाने के लिए उसे भेजा गया था। सही कहा, और यही मेडिकल साइंस की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन भी यही डिकोड करना है। हम आज फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ डायूरेटिक्स पर बात करने वाले हैं। मतलब वो दवाइयाँ जो शरीर से एक्स्ट्रा पानी निकालती हैं। जी, हम उनके काम करने के उस बहुत ही जटिल और हैरान कर देने वाले तरीके को समझेंगे, जहां गेटकीपर्स और थ्रेशोल्ड्स जैसे नियम ये तय करते हैं कि दवा जान बचाएगी या फिर खून में ही बिना किसी असर के बस घूमती रह जाएगी। एक बहुत ही सटीक तस्वीर है। देखिए, मेडिकल साइंस और शरीर विज्ञान की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि दवा का शरीर में जाना और उसका असर शुरू होना दोनों एक ही बात है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? एकदम नहीं। जब हम डायूरेटिक्स की बात करते हैं तो ये प्रक्रिया किसी मशीन का बटन दबाने जैसी तो बिल्कुल नहीं है। ये शरीर के अंदर चल रहे एक बेहद जटिल लॉजिस्टिक नेटवर्क का हिस्सा है। लॉजिस्टिक नेटवर्क मतलब ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक की तरह? हाँ बिल्कुल। इन दवाइयों को खून से निकलकर अपनी सही जगह यानी कि किडनी के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने के लिए शारीरिक संरचनाओं और बायोकेमिकल बाधाओं की एक पूरी की पूरी भूल भुलैया को पार करना होता है। तो इस भूल भुलैया को और इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए मैं सोच रही थी कि हम किडनी के उस जटिल आर्किटेक्चर को एक शहर की तरह मान लेते हैं। चलिए इसे किडनी सिटी कहते हैं। ठीक है, किडनी सिटी काफी दिलचस्प एनालॉजी है। तो मान लेते हैं कि इस शहर में बाढ़ आ गई है और शरीर के बाकी हिस्सों जैसे दिल और फेफड़ों पर इस पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
अब इस पानी को बाहर निकालने के लिए हमारे हीरो भेजे जाते हैं। और ये हीरो हमारी डायोरेटिक दवाइयां हैं। बिल्कुल, इनका सीधा सा मिशन है शहर में घुसो और पानी की निकासी शुरू करो। लेकिन समस्या शहर के मुख्य द्वार से ही शुरू हो जाती है। इस किडनी सिटी का जो मुख्य द्वार है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। जी, ग्लोमेरुलस। और सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे हीरो इस दरवाजे से अंदर ही नहीं जा पाते। हाँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लोमेरुलस असल में खून को छानने वाली एक बहुत ही बारीक और हाई प्रेशर छलनी है। मतलब एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी वाला गेट। हाँ, ये छलनी पानी और छोटे मॉलिक्यूल्स को तो आसानी से अंदर जाने देती है, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें रोक लेती है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो डायोरेटिक दवाइयाँ हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी नहीं होती है ना। मैंने पढ़ा था कि दवाइयाँ तो छोटी ही होती हैं। बिल्कुल, दवाइयाँ छोटी होती हैं, लेकिन खून के अंदर उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल अलग होता है। ये दवाइयाँ हाईली प्रोटीन बाउंड होती हैं। प्रोटीन बाउंड मतलब खून में पहुंचते ही ये एक बहुत ही विशालकाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से कसकर चिपक जाती हैं। इस प्रोटीन को एल्ब्यूमिन कहते हैं। अब एल्ब्यूमिन का आकार इतना बड़ा होता है कि वो ग्लोमेरुलस की उस बारीक छलनी से पार हो ही नहीं सकता। ओह, अच्छा। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे हमारा वीआईपी हीरो यानी हमारी दवा वो अकेला नहीं चल रहा है, उसके चारों तरफ एल्ब्यूमिन नाम के भारी भरकम बाउंसरों का एक बहुत बड़ा घेरा है। बाउंसर। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो अब क्योंकि क्लब का मुख्य दरवाजा यानी वो छलनी बहुत संकरा है, तो वीआईपी तो अंदर जा सकता था, लेकिन उन बाउंसरों के साथ वो उस गेट से छनकर अंदर के हाईवे तक, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, वहां पहुंच ही नहीं पाता। बिल्कुल, दरवाजे पर ही सब अटक जाते हैं। और ये बाउंसर वाला कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर लेवल पर भी एकदम ऐसा ही दिखता है। डायूरेटिक्स का 95% से भी ज्यादा हिस्सा खून में एल्ब्यूमिन के साथ बंधा रहता है। बाप रे, 95%? हाँ, केवल 5% ही ऐसा हिस्सा होता है जो स्वतंत्र होता है और मुख्य द्वार से छन सकता है। और जाहिर सी बात है, इतनी कम मात्रा बाढ़ के हालात से निपटने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। तो फिर ये दवाइयां अंदर जाती कैसे हैं? यहीं पर शरीर के पास एक अलग ही व्यवस्था है। जब मुख्य द्वार से एंट्री नहीं मिलती तो किडनी के शुरुआती हिस्से में, जिसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहा जाता है, वहां एक सीक्रेट टनल का इस्तेमाल होता है। एक खुफिया सुरंग? हाँ, इस खुफिया सुरंग को OAT यानी ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर कहते हैं। OAT मतलब वीआईपी इंसान को क्लब के मुख्य दरवाजे की भीड़ से ना ले जाकर पीछे के सीक्रेट बैकडोर से एंट्री दी जा रही है। बिल्कुल वही बात है। लेकिन जहां तक मुझे शरीर के काम करने का तरीका समझ आता है, शरीर के अंदर कोई भी सीक्रेट रास्ता बस ऐसे ही खाली या फ्री में तो खुला नहीं होता। वहां तक पहुंचने और अंदर जाने की कोई भारी कीमत तो चुकानी पड़ती होगी। हाँ, और वो कीमत ऊर्जा के रूप में चुकाई जाती है। ऊर्जा? जी, ये जो OAT है, ये कोई खोखली पाइप नहीं है जो बस खुली पड़ी है। एक एक्टिव पंपिंग सिस्टम है। अच्छा, तो ये खुद मेहनत करता है? बहुत ज्यादा। खून की पाइपलाइन से एल्ब्यूमिन के साथ चिपकी हुई दवा को पहले अलग करना और फिर उसे जबरदस्ती खींचकर नेफ्रॉन के अंदर धकेलने के लिए शरीर को अपनी ATP के रूप में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ATP मतलब शरीर की एनर्जी करेंसी? हाँ, ये एक बहुत ही भारी मेहनत का काम है। दवा को उसके ट्रांसपोर्टर से छुड़ाना और उसे सेल की मेम्ब्रेन के आर पार पंप करना, ये सब एक बेहद जटिल बायोकेमिकल प्रक्रिया है। अगर ये खुफिया सुरंग ना हो तो डायूरेटिक्स का असर लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे हीरोज को सीक्रेट टनल का रास्ता मिल गया, ऊर्जा भी खर्च हो गई, लेकिन यहाँ आकर इस पूरी प्रक्रिया का एक और हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। वो क्या? इस सीक्रेट बैकडोर पर हमारे वीआईपी के लिए कोई लाल कालीन नहीं बिछाया है। असल में मैंने स्रोत में पढ़ा था कि यहाँ एक बहुत भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ओह हाँ। और ये जाम किसी बाहरी चीज की वजह से नहीं है, बल्कि शरीर के अपने ही सिस्टम की वजह से है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण यह है कि शरीर में कोई भी व्यवस्था सिर्फ एक काम के लिए रिजर्व नहीं होती। जिस OAT टनल से हमारी दवाइयां गुजरना चाहती हैं, उसी टनल का इस्तेमाल शरीर अपने कुछ प्राकृतिक कचरे को बाहर निकालने के लिए भी करता है। प्राकृतिक कचरा जैसे कि? इनमें सबसे बड़ा और प्रमुख नाम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड? हाँ, यूरिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है और हमारी डायूरेटिक्स भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इसलिए यूरिक एसिड भी उसी सीक्रेट टनल की लाइन में लगा होता है, बाहर जाने का इंतजार कर रहा होता है। तो जब हमारे ये हीरो, जिन्हें हम उनकी ताकत के हिसाब से जनरल फ्यूरिसाइमाइड और थियाजाइड मैनेजर्स कह सकते हैं, जब ये भारी दल बल के साथ उस टनल पर पहुंचते हैं तो यूरिक एसिड का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता होगा। बिल्कुल।
क्योंकि शरीर तो दवा को अंदर भेजने को प्राथमिकता दे रहा है ना। हाँ, क्योंकि डायूरेटिक्स की उस ट्रांसपोर्टर यानी ओएटी के प्रति जो एफिनिटी या खिंचाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब डायूरेटिक्स वहां पहुंचते हैं तो यूरिक एसिड को धक्का मारकर लाइन से बाहर कर दिया जाता है। बेचारा यूरिक एसिड। हाँ, वो वहीं टनल के बाहर खून में फंसा रह जाता है। शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दवाओं के मॉलिक्यूल्स ने उस रास्ते पर कब्जा कर लिया। और इसका नतीजा? नतीजा ये होता है कि यूरिक एसिड शरीर के अंदर ही जमा होने लगता है, खून में उसका स्तर बढ़ता है और आखिर में वो क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में यानी जॉइंट्स में जाके बैठ जाता है। इसी वजह से लंबे समय तक इन डाईयूरेटिक्स का इस्तेमाल गाउट या गठिया के खतरे को काफी बढ़ा देता है। एक मिनट, ये एक ऐसा बिंदु है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्यों? मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारी जीवन रक्षक दवाइयाँ, जिनका काम शरीर से एक्स्ट्रा पानी निकालकर दिल या फेफड़ों को बचाना है, वो अपना काम करने के लिए शरीर के नॉर्मल कचरे का रास्ता रोक रही हैं। ये तो हम एक बीमारी को ठीक करने के लिए जानबूझकर शरीर के अंदर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो दूसरी बीमारी यानी गठिया पैदा करेगा। ये तो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है जहां फायदा और नुकसान एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। देखिए, यही मेडिकल साइंस की वो कड़वी सच्चाई है जहां ट्रेड ऑफ यानी समझौते के बिना कुछ काम नहीं होता। ट्रेड ऑफ। हाँ, मान लीजिए किसी मरीज के फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसे हम पल्मोनरी एडेमा कहते हैं, तो वो स्थिति तुरंत जानलेवा होती है। ऐसी इमरजेंसी में प्राथमिकता गाउट से बचना नहीं है, बल्कि मरीज की जान बचाना है। हाँ, वो तो है, जान बचेगी तब तो जोड़ों के दर्द की फिक्र करेंगे। बिल्कुल। एक सिस्टम की गति को तेज करने का सीधा साइड इफेक्ट दूसरे सिस्टम यानी यूरिक एसिड क्लियरेंस पर पड़ता है। इसीलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर ये देखा जाता है कि दवाओं के साथ साथ यूरिक एसिड के स्तर को भी मॉनिटर किया जाए। ये शरीर का कोई डिजाइन फ्लॉ नहीं है, बल्कि ये सीमित संसाधनों के बीच का एक नाजुक संतुलन है। ट्रैफिक जाम तक तो बात फिर भी समझ में आती है, क्योंकि वहां सिस्टम कम से कम काम तो कर रहा है, बस थोड़ी भीड़ है। हाँ, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है जो इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर देती है। क्या होगा अगर ये सीक्रेट टनल ही पूरी तरह से जाम हो जाए या काम करना ही बंद कर दे? ये स्थिति तब आती है जब किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज या रीनल फेलियर होता है। पूरी तरह जाम हो जाती हैं या वो पंपिंग सिस्टम ही खराब हो जाता है जो दवाओं को खून से खींचकर अंदर डालता है। अब यहाँ आकर मुझे एक बहुत ही गहरी कंफ्यूजन होती है। मैंने जो पढ़ा है और समझा है, मेडिकल साइंस के बाकी हर नियम में हमने यही देखा है कि जब कोई अंग कमजोर होता है या फेल हो रहा होता है तो हम उस पर दबाव कम करते हैं। सही बात है। जैसे अगर लिवर कमजोर है तो लिवर से प्रोसेस होने वाली दवा की डोज कम कर दी जाती है ताकि टॉक्सिसिटी ना हो। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लेकिन रीनल फेलियर के मामलों में जहां तक मैंने स्रोतों में पढ़ा, हम उल्टा करते हैं। जब किडनी पहले से ही काम नहीं कर रही, कमजोर है, तब हम डायूरेटिक दवा की डोज घटाने के बजाय और बढ़ा देते हैं, कभी कभी तो सामान्य से कई गुना ज्यादा। ये कैसे संभव है कि एक कमजोर अंग को हम भारी डोज के साथ टारगेट कर रहे हैं? ये तो सीधा सीधा उसे और नुकसान पहुंचाने वाली बात हो गई। ये कंफ्यूजन बहुत ही आम है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका जवाब डायूरेटिक्स के काम करने की जगह में छिपा है। काम करने की जगह? हाँ, डायूरेटिक्स का जो साइट ऑफ एक्शन है वो खून में नहीं है, वो नेफ्रॉन के अंदर उस नली में है जहां यूरिन बन रहा है। अब अगर ओएटी टनल काम नहीं कर रही तो सामान्य डोज वाली दवा अंदर पहुंच ही नहीं पाएगी, वो बस खून में ही घूमती रहेगी। अच्छा। अगर हम डोज कम कर देंगे, जैसा कि हम लिवर के केस में करते हैं, तो यहां एक भी मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाएगा। भारी डोज देने का मकसद उस कमजोर किडनी पर जोर डालना बिल्कुल नहीं है। तो फिर मकसद क्या है? के कारण महज संयोग से ही सही कुछ दवाइयां उन बची कुची और जाम हो चुकी टनल्स की दीवार फांदकर अंदर पहुंच जाएं। ओहो, तो मतलब ये पूरी तरह से एक नंबर्स गेम है। बिल्कुल नंबर्स गेम है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी बहुत ही मजबूत और लगभग बंद हो चुके किले पर कब्जा करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज भेजना। क्योंकि हमें पता है कि किले की दीवार फांदते हुए ज्यादातर सैनिक मारे जाएंगे, लेकिन अगर फौज इतनी बड़ी है कि कुछ सैनिक अंदर पहुंच गए तो कम से कम वो दरवाजा तो खोल ही देंगे। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। हम बस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि काम करने वाली जगह पर दवा की कम से कम उतनी मात्रा तो पहुंचे जिससे बाढ़ का पानी निकलना शुरू हो सके। इसलिए बीमार किडनी का सीधा सा मतलब है टनल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा धक्का लगाना, यानी हाई डोज देना। अब जब बात भारी डोज और धक्का लगाने की हो ही रही है, तो ये समझना भी जरूरी है कि ये डोज शरीर के अंदर अपना असर दिखाती कैसे है।
इस पूरे फार्माकोकाइनेटिक्स में एक सीढ़ी का कॉन्सेप्ट आता है जो ये तय करता है कि दवा का असर कैसे और कब बढ़ेगा। जी, मेडिकल और फार्माकोलॉजिकल भाषा में इस सीढ़ी को डोज रेस्पॉन्स कर्व कहते हैं। ये कर्व हमें बताता है कि दवा की मात्रा और शरीर में उसके असर के बीच का रिश्ता असल में क्या है। और ये रिश्ता कोई सीधी रेखा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी दवा दी तो थोड़ा असर होगा। इसका जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे सब थेरेप्यूटिक डोज कहते हैं। इसे अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो इसका मतलब है कि अगर कोई सोचता है कि मैं पूरी डोज की जगह आधी गोली खा लेती हूँ तो मुझे आधा फायदा तो हो ही जाएगा, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। 100% गलत। इस निचले पायदान पर अगर दवा की मात्रा है तो हमारा हीरो हाईवे पर आकर खड़ा तो हो गया है, लेकिन वो एक बूंद पानी भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। काम आधा नहीं होगा, काम बिल्कुल शून्य होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर नमक यानी सोडियम को वापस खींचने वाले बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स लाइन से लगे होते हैं। हाँ। जब आप बहुत कम दवा देते हैं तो हो सकता है कि शुरुआती हिस्से में कुछ ट्रांसपोर्टर्स ब्लॉक हो जाएं। लेकिन नेफ्रॉन एक बहुत ही लंबी नली है। जो सोडियम शुरुआत में नहीं खींच पाया उसे आगे के हिस्से वाले जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो खींच लेते हैं। अच्छा। इसलिए आखिर में कोई अतिरिक्त यूरिन या पानी शरीर से बाहर नहीं निकलता। ओ, ये तो बिल्कुल किसी बहुत भारी पत्थर को धकेलने जैसा है। मान लीजिए रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है, आप उस पे थोड़ा सा जोर लगाते हैं, कुछ नहीं होता। हाँ। आप अपनी आधी ताकत लगा देते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आधी ताकत लगाने से पत्थर आधा खिसक गया, वो अपनी जगह से मिलीमीटर भर भी नहीं हिलता। सही बात है। लेकिन जैसे ही आप अपनी ताकत का एक खास जादुई बिंदु पार करते हैं, अचानक से वो पत्थर लुढ़क पड़ता है। उसे खास बिंदु से पहले कि आपकी सारी ताकत और कोशिश पूरी तरह से बेकार थी। बहुत ही उम्दा तरीके से समझाया आपने। और इसी जादुई बिंदु को मेडिकल साइंस में थ्रेशोल्ड डोज कहा जाता है। ये वो बड़ी छलांग है जहां से दवा का असर अचानक से शुरू होता है। तो थ्रेशोल्ड पार करना ही असली गेम है। हाँ, जब खून से होते हुए नेफ्रॉन के अंदर दवा की सांद्रता इस थ्रेशोल्ड को पार करती है तो वो इतने सारे ट्रांसपोर्टर्स को एक ही झटके में ब्लॉक कर देती है कि आगे का नेफ्रॉन उस एक्स्ट्रा सोडियम को संभाल ही नहीं पाता और फिर यूरिन का तेज बहाव शुरू हो जाता है। वाह! अगर डोज थ्रेशोल्ड से नीचे है तो वो दवा सिर्फ शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ा रही है, आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा रही। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही आंखें खोलने वाला है कि आधी डोज का मतलब आधा असर नहीं होता। बिल्कुल। अब इसी सीढ़ी के अगले हिस्से पर चलते हैं। अगर थ्रेशोल्ड पार करने के बाद बाढ़ का पानी बाहर निकलने लगा है तो एक स्वाभाविक सा विचार दिमाग में आता है कि क्यों ना हम डोज को और बढ़ाते जाएं। ज्यादा डोज ज्यादा फायदा। हाँ, अगर शहर में बाढ़ बहुत ज्यादा है तो हीरोज की संख्या दोगुनी कर देते हैं, पानी 2 गुना तेजी से निकलेगा। लेकिन जहां तक मुझे समझ आया, इस सीढ़ी की एक छत भी होती है। जी हाँ, हर जैविक प्रक्रिया की एक सीमा होती है। इसे सीलिंग इफेक्ट कहा जाता है। सीलिंग मतलब छत? बिल्कुल। नेफ्रॉन की दीवार पर ट्रांसपोर्टर्स की एक निश्चित संख्या होती है, अनगिनत नहीं होते वो। जब दवा की डोज बढ़ाते बढ़ाते हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां नेफ्रॉन के 100% ट्रांसपोर्टर्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो बस वो हमारी छत है। मतलब वहां से ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। सारे ताले लग चुके हैं, अब आपके पास चाहे कितनी भी चाबियां बची हों, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। एकदम सही। इसके बाद अगर हम डोज बढ़ाते हैं तो पानी निकलने की रफ्तार बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। उल्टा वो फालतू दवा शरीर के दूसरे हिस्सों में जाकर, जैसे कानों पर या किडनी के बाकी हिस्सों पर, भयंकर साइड इफेक्ट्स दिखाएगी। और यहीं पे मुझे लगता है हमें 2 अलग-अलग तरह के डायूरेटिक्स के बीच का फर्क समझना होता है। हाँ। एक होते हैं हाई सीलिंग और दूसरे होते हैं लो सीलिंग। जैसे कि जनरल फ्यूरोसेमाइड, ये एक हाई सीलिंग डायूरेटिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नेफ्रॉन के उस हिस्से पर काम करता है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, जो शरीर का 25% सोडियम वापस खींचता है। ये एक बहुत बड़ा हाईवे है। तो इसलिए आप थ्रेशोल्ड पार करने के बाद काफी देर तक डोज बढ़ाते रह सकते हैं और पानी लगातार भारी मात्रा में निकलता रहेगा। हाँ, क्योंकि उसकी छत काफी ऊपर है। और दूसरी तरफ हमारे थियाजाइड मैनेजर्स हैं जिनकी छत बहुत नीची है। हाँ, थियाजाइड नेफ्रॉन के उस हिस्से पर काम करते हैं जो मुश्किल से 5% सोडियम वापस खींचता है। अगर आप उस हिस्से को 100% भी ब्लॉक कर दें तो भी आप पूरे सिस्टम का सिर्फ 5% ही रोक पा रहे हैं। इसलिए थियाजाइड की जो छत है वो बहुत जल्दी आ जाती है। ये तो हमारी वो जर्नल और मैनेजर वाली एनालॉजी को बिल्कुल सही साबित करता है। एक जर्नल है जो पूरी फौज के 25% हिस्से को कंट्रोल कर सकता है और एक मैनेजर है जो सिर्फ 5% हिस्से को देखता है।
बिल्कुल। तो अगर कोई डॉक्टर ये सोचे कि चलो मरीज को थियाज़ाइड की डबल डोज दे देते हैं तो बाढ़ जल्दी निकल जाएगी, तो ये तो एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि उस मैनेजर की छत आ चुकी है, अब वो काम नहीं कर सकता। जी, इसीलिए इमरजेंसी में जब फेफड़ों में पानी भर जाए तो हमेशा जर्नल फ्यूरोसमाइड को ही बुलाना पड़ता है। यही कारण है कि इन दवाओं का चुनाव पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर करता है। अंदाजे से कुछ नहीं होता। एकदम नहीं। एक अच्छे डॉक्टर को ये पता होता है कि किस दवा का थ्रेशोल्ड क्या है और उसकी छत कहाँ आ जाती है। ये शरीर के आर्किटेक्चर को पढ़कर बिल्कुल सटीक डोज कैलकुलेट करने का विज्ञान है। वाकई इस पूरी चर्चा ने ये साबित कर दिया है कि दवाइयाँ कोई जादुई छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे पूरी तरह से हमारे शरीर के आर्किटेक्चर, उसके अपने ट्रैफिक नियमों और बायोकेमिकल सीमाओं के अधीन रहकर ही काम करती हैं। मेन गेट का बंद होना, वो सीक्रेट ओएटी टनल का इस्तेमाल, यूरिक एसिड के साथ होने वाली धक्का मुक्की, थ्रेशोल्ड का पत्थर खिसकाना और आखिर में एक छत से टकराना, ये सब हमारे शरीर के अंदर हर पल चल रहा होता है। हाँ, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल आ रहा है, और मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वाले भी जरा इसके बारे में सोचें। वो क्या? देखिए, हमने अभी देखा कि हमारी जीवन रक्षक दवाइयों को नेफ्रॉन के अंदर घुसने के लिए जिस सीक्रेट टनल की जरूरत होती है, वहां उनका सीधा मुकाबला यूरिक एसिड से होता है। हाँ, ट्रैफिक जैम वाली बात। बिल्कुल। अब मेडिकल साइंस हमें बताती है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर काफी हद तक हमारे खानपान से जुड़ा होता है। बहुत ज्यादा मीठा, हाई फ्रुक्टोज सिरप या कुछ खास तरह के भारी प्रोटीन्स यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ाते हैं। ये सच है, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा रोजमर्रा का खराब खानपान ही सीधे तौर पर इन जीवन रक्षक दवाओं की ताकत को कम कर रहा हो? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? अगर कोई इंसान अपनी डाइट की वजह से अपने खून में यूरिक एसिड को लगातार बढ़ाए हुए हैं, तो क्या वो अनजाने में अपने ही शरीर की उस सीक्रेट टनल पर एक इतना बड़ा और भयंकर ट्रैफिक जाम बना रहा है, जहां भविष्य में अगर कभी उसे हार्ट फेलियर या फेफड़ों में पानी भरने की इमरजेंसी आई तो वो डायूरेटिक दवा भी उसे बचा नहीं पाएगी, क्योंकि वो टनल तक पहुंच ही नहीं सकेगी। बिल्कुल। क्या हम आज अपने प्लेट में रखे खाने से अनजाने में अपने ही भविष्य के रक्षक का रास्ता हमेशा के लिए रोक रहे हैं? ये वाकई शरीर, दवा और हमारे जीवन शैली के बीच के उन गहरे और अनदेखे रिश्तों पर सोचने को मजबूर करता है, जो शायद किताबों में सीधे तौर पर नहीं लिखे होते। सही कहा। तो इस ट्रैफिक जैम और सीढ़ी के खेल को और अपनी डाइट को अपने जहन में रखिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।